सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राजितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। आरम्भता शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अथ संज्ञा प्रकरणम् अ इ उण ऋल ऋक् ए ओं ऐ औच हय वरट लण ञम गणनम झभय घड़दश जब गड़दश खभ छटत चटतौ कपय श ष सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि येषाम् अन्त्या इतः हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ लण् मध्ये तु इत्संज्ञक हलन्त्यम् उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम् अच्छा ही बोले उपदेश उच्चारणं सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शनं लोपः प्रसक्तस्य दर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात् णादयो अणाद्यर्था नादयो अनाद्यर्थाः विसर्ग नहीं णादयो अणाद्यर्था आदिरन्त्येन सहित अन्त्येन इता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण् इति अ इ उ मध्यगानम पे मत रुको मध्यगानम पे ऐसे मत होगा मध्यगानम स्वस्थ ऐसे साथ में ही ले लेना संगी साथ में आना चाहिए ना ऐसा कुछ होना चाहिए अन्त्येन इता सहित आदि आदिर मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण् इति अ इ उ वर्णानां संज्ञा एवं अच हल अल इत्यादयः एवं मतलब इसी प्रकार से अच हल अल इत्यादि भी उन वर्णों की संज्ञा होगी। आयक ने यहाँ तक का पाठ हम लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया ना। कल एक काम दिए थे आपको जो उसको अभी बोलना है, ठीक है ना, कि भाई अयगुण किरणों से बताए थे ना कि अयगुण किरणों से कितने प्रत्याहार बनते हैं, है ना, तो वो बोलना है। और उसके बाद क्या बताना था साथ ही साथ में कि उसका अष्टाध्यायी में चाहे वार्तिक में पाणिनि जी के सूत्रों में चाहे कात्यायन जी के वार्तिक में कहाँ पर व्यवहार हुआ ये बताना है कि नहीं, क्योंकि ये कोष्टक में 42 प्रत्याहार किसके आधार पर लिखे गए हैं, पाणिनि जी के द्वारा सूत्रों पर सूत्रों में, और वार्तिक में व्यवहित जो प्रत्याहार है उन्हीं का यहाँ पर परिगणन किया आयक ने। और उसमें भी कौन से महेश्वर सूत्र से जो सिद्ध होते हैं वही वाले, अन्यथा अष्टाध्यायी में तो सुप्तिंगी प्रत्याहार का भी तो व्यवहार हुआ है, लेकिन वो सब नहीं गिना रहे, 42 में नहीं ना आ रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो महेश्वर सूत्र से सिद्ध नहीं है आयक ने। तो महेश्वर सूत्र सिद्धानाम सवार्तिक पाणिनि व्यवहितानाम एव प्रत्याहाराणाम इयं संख्येति बोध्यम्। इयम संख्या इनकी है 42 संख्या उन्हीं के लेकर के है। लगा कि नहीं लगा? ये पंक्ति याद रखनी है ना। अच्छे अच्छे लोग नहीं बोल पाते कि भाई 42 किसके आधार पर लिखा, भाई उनके अण से तो अण ही लिखे, इन क्यों नहीं बनाए, उन क्यों नहीं बनाए, है कि नहीं है। तो ये बोलना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि इन प्रत्याहार है उनके अण से इन जो है वो नहीं कहीं पर व्यवहृति नहीं हुआ है। इन प्रत्याहार बनता है लेकिन वो कौन से अण से, पर्ण कहा था ना, परेण एव इन ग्रहा सर्वे, है ना, पर तक ही इन प्रत्याहार कहाँ तक बनता है, पर तक, पर्णकार से ही बनता है। अण जो है ना वो दो तरफ का बनता है, बताए थे कल। अण दो तरह का बनता है, पूर्वणकार से और पर्णकार से। पूर्वणकार से कहाँ पर व्यवहृत होता है, कई बहुत जगह होता है। पर तक
परतक एक ही सूत्र में होता है, अणुदित सवर्ण से चार चार प्रत्यय। प्रत्यय। हाँ, क्या बताया? अत्र अत्रैव अत्रैव अण परेण परेण नकारेण। नकारेण। अत्रैव एव लिखा, अत्रैव यहाँ पर ही, मतलब इसके अन्यत्र सब जगह नहीं होता, जहाँ कहीं अण आएगा वो कहाँ तक? पूर्ण नकार। पूर्ण नकार तक होगा। नहीं समझ में आ आ रहा? गया। अणुदित की वो इतनी पंक्ति छोटी सी याद रहे तो कभी न भूले कि कौन सा कहाँ व्यवहृत हुआ। अभी देवानंद जैसे पागल नहीं ना है आप, कि कुछ पता ही नहीं है कि पूर्व नकार से कहाँ पर व्यवहृत हुआ, तो बोल रहा अणुदित सवर्ण से। कहाँ लिखा अणुदित में अण? नहीं, अत्र अण परेण नकारेण, ये कहा पर नकार से बनता है वो। आया कि नहीं? ये ध्यान में रखना। तो पूर्व नकार से बनता है अण, जो वो कहाँ व्यवहृत हुआ? तो अणुदित से अतिरिक्त जहाँ कहीं जो भी सूत्र में अण मिलता है वो सब पूर्व नकार के अण वाला है। आया कि ना? जैसे प्रलोभे पूर्वस्य दीर्घोण। हाँ, ठीक है ना? हमको एक एक चाहिए, हमको अण तो बहुत जगह आएगा, एक एक सूत्र भी पता हो तब भी पता चल जाएगा अष्टाध्यायी में व्यवहार हुआ। अरे एक भी जगह व्यवहार हुआ तो व्यवहार कहा ही जाएगा ना। हाँ। कि 25 सूत्र बताएंगे तभी व्यवहार हुआ माना नहीं, जाएगा। एक सूत्र से पता चल जाएगा। एक सूत्र पर्याप्त है व्यवहार बताने के लिए, है कि नहीं है? तो फालतू का क्यों अभी दिमाग खराब करना? अब वो अच का 25 सूत्र ढूंढ के लाया, 18 सूत्र, पागल तरीका। उससे अच्छा 18 प्रत्याहारों का सूत्र लिखा होता तो कुछ काम की बात होती है कि नहीं है? ये सब फालतू मेहनत कहलाती है ना। देखो, मेहनत तो किया, मेहनत सब करते हैं, लेकिन कोई फालतू मेहनत करता है और कोई जगह पे दिमाग लगाता है कि नहीं? तो जो जगह पे निकालता है, लगाता है, वो निकल जाता है। और फालतू का इधर उधर करेंगे तो चला जाएगा। मेहनत तो सब करते हैं, नहीं करते? और बाहर जो पढ़ रहा है वो भी मेहनत कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि बाहर आप ही, मतलब बनारस में ही संस्कृत पढ़ाई जाती है, बनारस में ही पाणिनि व्याकरण पढ़ाया जाता है, दुनिया भर में पढ़ाया जाता है, और आप उससे ज़्यादा मेहनत लोग करते हैं। लेकिन क्या होता है? फालतू में मेहनत करते हैं। ऐसे 18 सूत्र ढूंढने में दिमाग लगा देंगे तो बाकी प्रत्याहारों का कुछ पता ही नहीं। अच आता है, एक आता है, बस बाकी सब राम राम। ऐसा होता है, ऐसे नहीं करना। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही वो दिमाग लगाना, ज़्यादा वो आयास करने की ज़रूरत नहीं। जितने से काम बन जाए, है ना? ज़्यादा ऊर्जा खपानी ही नहीं किसी चीज़ में। लौकिक व्यवहार में भी ये बात ध्यान रखने वाली, मतलब जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उतनी ही उस काम में लगानी चाहिए। फालतू की क्यों बिगाड़े में, है कि नहीं? जिसमें 5 मिनट की ऊर्जा लगाने से काम हो जा रहा है तो उसमें क्यों आधा घंटा लगा? पागल नहीं कहेगा आदमी। तो फिर तो कहने का तात्पर्य, अयुण के अण से एक प्रत्याहार बनता है अण, है कि नहीं है? उसका जैसे वो कहाँ व्यवहार हुआ है अष्टाध्यायी में? प्रलोभे पूर्वस्य दीर्घोण। हाँ, ये बताया। और कोई नहीं ना बनता है? नहीं। ईण बनता है? नहीं। ईण का बता दिए थे। ईण प्रत्याहार देखिए एक ही केवल लिखा है, एक ही बनता है, और वो भी पूर्ण नकार, अपर नकार, पर पर नकार। नकार। पूर्व वाला अयुण का नकार, हाँ। और लण का नकार पर वाला, पर बाद वाला। वाला, है कि नहीं है? तो ऊपर तक ही होता तो ईण नहीं बनेगा, ऊण नहीं बनेगा। ऊण नहीं ना बनेगा। नहीं। तो कल भी हम बात आए थे, है कि नहीं? क्योंकि ऊण का कहीं व्यवहार नहीं हुआ है। आया कि नहीं? ये कर दिया, एक ही बनता है। ऋ के क से कितने बनते हैं? ऋ के क से 3 प्रत्याहार बनते हैं, अक, इक और उक। आया कि नहीं? हाँ, चलो। अक से अक का व्यवहार अक सवर्ण दीर्घ में मिलता है। इक का व्यवहार इको यणचि में मिलता है। उक का व्यवहार उगदिचाम सर्वनाम स्थानीय धातु में मिलता है। उगिदचाम, उगदचाम नहीं, उगिदचाम उगिदचाम सर्वनाम स्थाने सर्वनाम स्थाने अधातु, सर्वनाम स्थाने धातु हो। सूत्र बोलने में वो अक्षर काटना नहीं है, एक भी आराम से बोलो, हमको कहीं नहीं जाना। हाँ। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु, हाँ। ये इस सूत्र में उक का व्यवहार मिल जाता है। चलो फिर आगे बोलो। फिर ए ओंग के अंग से एक ही प्रत्यय, एक ही बनता है, एक ही बनता है। चलो। इंग, उसका व्यवहार इंगी पर रूपों में मिलता है। फिर अयौच के च से 4 प्रत्याहार बनते हैं, अच, इच, एच और ऐच। अच का व्यवहार मिल जाता है अनचिचा में। अच, बस सीधा इतना ही बोलो, इतना, अब ज़्यादा मत बोलो। अच सूत्र बोलो। अनचिचा, इच, नादिची। अनचिचा मिला, यहाँ कोई अनचि नहीं मिला अच के लिए। नहीं, वो पहले लिख चुका था ना। अच्छा, नया चलो अनचिचा कर। अनचिचा, इच के लिए नादिची, नादिची, एच के लिए एचो यवायव, एचो यवायावः, एचो यवायावः, और ऐच के लिए वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच। उसके बाद हय वर्ग के ट से एक प्रत्याहार बनता है अट, अट मांगनुम व्यवायपि। फिर एक ही बना है वरट के ट से। हाँ, एक ही बनता है। एक ही बनता है। एक ही बनता है। फिर लण के ण से
तीन बनते हैं, अण, इण और यण। तो अण का व्यवहार मिलता है अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इण का व्यवहार मिलता है इणशः। और यण का एक मैंने वार्तिक लिखा है, यण प्रतिषेधो वाच्य। फिर म का यमगण नम के म से तीन मिलते हैं, अम, यम और गम। अम का व्यवहार मिलता है हमें अपमा खय्यम परे। और उसका यम का व्यवहार मिलता है हलो यमाम यमी लोपा। यम, हाँ यम का। कालो यमाम यमी लोका। फिर फिर गम का मिलता है गमो ह्रस्वाद रचि नमुट नित्यम। क्या क्या? गमो ह्रस्वाद अचि गमुट नित्यम। गमुण नित्यम। गमन नित्यम। हाँ। गमन नित्यम, हम्म, वहाँ पे इसका व्यवहार मिलता है। चार हो गए इसके। हाँ तीन तीन। तीन। और फिर ञ, झपय के यहाँ से, झपय हाँ। के यहाँ से एक ही बनता है ञ। कौन सा? य, यही कहाँ यही। आया? अतो दीर्घो यही। तो दीर्घो यही। यही। हाँ, ठीक है चलो। फिर उसके बाद श, कौन सा? घड़धश। घड़धश के, मूर्धन्य श है ना? हाँ घड़धश के श से दो बनते हैं, झष और जश। झष का होता है झषस्थो अर्धो दध। जशस तथोर धोतः। झषस्थतोर्धो दध। जशस तथोर। तथोर, तथोर बोलो, त है थ है, तथोर। तथोर। जशस तथोर धोतः। झषस्थतोर्धोध। अष्टाध्यायी के उच्चारण कराएंगे है ना? इसको वही लघु सिद्धांत का पाठ हो जाए न, याद दिलाना, उसका वो करेंगे एक एक अध्याय का। हाँ तो फिर उसके बाद भष। भष का मिलता है एक आचो वशो भष झषन्तस्य ध्वौ। झषन्तस्य स्ध्वौ। स्ध्वोः, इसका झष का मिलता है। फिर जब जश का कि भस का? भष का। हाँ, फिर जब गढ़दश के श से छः बनते हैं, अश। अश का व्यवहार मिलता है भो भगो अघो अपूर्वस यो अशी। और जश का फिर जश, झलाम जशवंते। फिर झष, झलाम जश जशी। और फिर बश, उसका भी वही मिला मेरे को, एक आचो बशो बश झषन्तस्य स्ध्वौ। ये कोई किसका? बश। बस का। हाँ, चलो भाई और फिर हो गया। वश का मिलता है नेड वशीकृति। वश का। हाँ नेड वशीकृति। नेड वशीकृति, ये है क्या? हाँ मेरा मिला था। नेड वशीकृति का अर्थ क्या है जी? मैंने इसमें अर्थ में देखा था। अर्थ क्या है नेड वशीकृति का? वो वश प्रत्यार है वो, ये भी तो देखना पड़ेगा। पता चला कि धातु का जो चर्चा कर रहे हैं, वश कांत तो धातु का चर्चा है, उसका वशी लिखा है, तो प्रत्यार नहीं। अरे उणादेव बहुलम जैसा नहीं हो रहा है। हाँ प्रत्यय है, चाहे कोई दूसरा है, और आपने वश प्रत्यार समझ लिया। तो वो यही ये कोष्टक में वश लिखा है। हाँ लिखा है। वो वश नेड वशीकृति वाला वश है क्या? नेड वशी न इड वशीकृति क्या है इसका? वश प्रत्यार है कहीं? ये भी देखना पड़ता है ना। मेरे को अरे वरना लगता है कि उणादेव बहुलम की तरह लिख वश देते। में इट के ना हो, ऐसा मेरे को नेड वशीकृति वशादेः कृत इन्नस्य। वशादे है, उदाहरण क्या दिया? श्री सुशर्मा प्रातरित्वा। प्रातरित्वा क्या लिखा? वृद्धि। वशादेः कृत इन्नस्य। वशादि जो कृत हो है ना, वशादिकृत मतलब वश है आदि में, वश प्रत्यार ही है तब। नेड वशीकृति। फिर हर्ष प्रत्यार तो उसका हसी चल। हश का हसीच। सरल। फिर व, खप चटत चटताओ के व से एक ही प्रत्यार बनता है छव। छव। और उसका है नश्छव्य प्रशान। नश्चर्य प्रशांत, ठीक। उसके बाद य, कपय के य से एक 5 प्रत्यार बनते हैं। पहले झय, झयो हो अन्यतरस्याम। फिर खय, तुम खय्यम परे। फिर चय, चयो द्वितीय शरी पहुँचकर ये साधे वार्तिक रिति वाला है। वाच्यम। हाँ ये ये वार्तिक। जय वाला जो है ना, ये अष्टाध्यायी में नहीं है। पाणिनि जी के द्वारा व्यवहृत प्रत्यार नहीं है चय, आया कि नहीं? हाँ। ये चय वार्तिक में ही आता है, अन्यत्र नहीं आता। तो इसलिए चूंकि वार्तिक के इन्होंने गिन लिया, तो इसलिए इसका व्यवहार वो चयो द्वितीय शरी पहुँचकर साधे रिति वाच्यम। फिर मय, मय उयो होवा
मय उयो वो वा माया उन्यो वो वा। फिर चय का य। कल बताए थे, चय का हाँ चाहे आपने बताया था। हाँ चलो फिर फिर यय हाँ। अनुस्वार से यही पर सवर्ण। फिर र शश सर के र से 5 प्रत्याहार बनते हैं। खर खरीच और चर अभ्यास से चर्च। फिर झर झरो झरी सवर्णे। यर यरो अनुनासिक अनुनासिको वा और शर वा शरी। फिर ल हल के ल से 6 प्रत्याहार बनते हैं। अल अलोन्तस्य और हल हली सर्वेशाम। वल लोपो व्योरवली और रल रलो व्युपधात दलादे संश्च। रलो व्युपधत धलादेः संश्च। रलो व्युपधात दलादेः संश्च चलो। संश्च। फिर झल झलो झली और शल शल इकुपदा निट अनिटक अनिटक सह। ठीक है ना, चलो तो ये आपके 42 टोटल लगाए फिर। हाँ 1 4 5 9 10 13 16 17 18 19 25 26 31 36 42। 42 ये 42 है कि नहीं। चलिए तो यही आपका 42 प्रत्याहारों के हम लोगों ने मोटे मोटे से देख लिया, मोटे मोटे से ही देख, है कि नहीं। अब आगे चला जाए, ठीक है ना। आदि रंध्य सहिता हो गया ना, पूरा समझ में आ गया ना। अंत्ये न इता सहित आदि ही मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। ठीक है ना। क्या है संज्ञा, इसमें संज्ञा अंश कौन है। अंत्येन इता सहित आदि। हाँ, और संगी कौन है। मध्यगानाम स्वस्य च। हाँ, तो मध्य ग वर्ण भी स्व है आपके, और स्व पदार्थ जो आदि आदि भी उसका संगी है। स्व से आदि ही लिया जाता है ना, हाँ आदि का ही बोल होता है। इसलिए मध्यगामी वर्ण और आदि वाला जो वर्ण है वो संगी है। निष्कर्ष यही निकला ना, हाँ, यही। मध्यगामी वर्ण और आदि वर्ण। आदि वर्ण, आदि वाला वर्ण। आदि कैसे आया, तो स्व से आया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्या है आपका संगी है, आया कि नहीं? ये सब कर लिया, अब आगे चला जाए। चलिए अब ज़्यादा इसमें दिमाग को लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना पर्याप्त है अभी के लिए। क्या आया, ऊकालो ज्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालो झस्व दीर्घ प्लुतः। ऊ दीर्घ है ना, ऊकालो ज्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालो झस्व दीर्घ प्लुतः। आया कि नहीं आया, ये है, ये सूत्र आ गया। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है, संज्ञा सूत्र ही है ये भी। संज्ञा सूत्र किसको कहते हैं। संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा और संज्ञा का जो संबंध बताने वाला सूत्र है। तो ये भी संज्ञा और संज्ञा का संबंध बताएगा कि नहीं बताएगा, तो ये भी संज्ञा सूत्र है। आदिरंत्य ने कैसा सूत्र था, संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र है, वो भी संज्ञा और संज्ञा का संबंध बता रहा है ना। तो यहाँ पर भी ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये संज्ञा सूत्र आया। ह्रस्व संज्ञा करेगा, दीर्घ संज्ञा करेगा, प्लुत संज्ञा करेगा, 3 ठो संज्ञा कर देगा एक ही साथ में, है ना। हर हरा के जाएगी संज्ञा है सब। तो ये कर दिया। कितने पद है बताओ इसमें बाबू। 2 पद है। कौन कौन। ऊकालो और अच भी तो है, हाँ 3 है इसमें। ऊकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालः एक पद हो गया, कौन सा हो गया, ऊकालः। कौन सा है, कहाँ का है, प्रथमैक वचनांतम। ऊकालः इति प्रथमैक वचनांतम। फिर दूसरा है अच, आया कि नहीं आया, अच है वो, संधि के कारण वो ज हो गया है, ठीक है ना। कोई सूत्र लग गया जिसके कारण हो गया, हम लोग संधि पढ़ लेंगे ना तो ये सब बातें क्लियर हो जाएगी, पता चलने लगेगा भाई ये किससे बना है, किसके द्वारा जो अच शब्द है तो उसका ज कैसे हो गया, है कि नहीं। तो ये सब बातें खुल जाएगी पंच संधि पूरी होते होते। तो लेकिन उसमें अभी घबराना नहीं है। अच एक पद है, वो कहाँ का, प्रथमैक वचनांतम, वो भी प्रथमैक वचनांत है, आया कि नहीं। और फिर क्या है, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, क्या है, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये पद है, कहाँ का है ये भी, प्रथमा बहुवचनांतम। प्लुता राम हो कहाँ बनता है, एक वचन। तो फिर प्लुत शब्द अकारांत है, उसका लखा है प्लुतः, तो फिर ह्रस्व दीर्घ प्लुतः कहाँ का है, प्रथमैक वचनांतम। अरे प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुतः लिखते तब तो कहते कि भाई राम की तरह बहुवचन का है कि नहीं है, लेकिन नहीं ना लिखा, क्या लिखा है, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, तो कहाँ का है, प्रथमैक वचनांतम। प्रथमैक वचनांतम। तो बोलो अब,
सूत्रेस्मिन् कति पदानि सन्ति? त्रयपदानि त्रयपदानि, त्रीणि पदानि। त्रीणि पदानि। पदानि जो आपका है वो विशेष्य है ना, वो किस लिंग में चलता है? पदम पदे पदानि, नपुंसक लिंग में चल रहा है ना, उसका विशेषण भी नपुंसक लिंग में होगा ना। हाँ। तो त्रि शब्द आपको विशेषण के रूप में देना है, तो क्या चलेगा? त्रि शब्द के पुल्लिंग में भी रूप चलते, स्त्रीलिंग में भी चलते और नपुंसक लिंग में भी चलता है, तीनों लिंग में चलता है। तो यहाँ कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा? नपुंसक लिंग वाला ना, चूँकि विशेष्य का कौन लिंग है? नपुंसक लिंग। तो इसलिए उसके अनुसार बोला जाएगा ना, तो ये ध्यान रखना है, त्रयः नहीं बोलना है। आया कि नहीं? तो वो त्रयः कहाँ? पुल्लिंग का बहुवचन, एक प्रथमा का बहुवचन है कि नहीं है? हाँ। हमको नपुंसक लिंग का बोलना है, तो क्या बनता है? त्रीणि। आया कि नहीं? ये त्रि शब्द है ना, वो हमेशा बहुवचन में ही चलता है, नित्य बहुवचनांत। त्रि शब्द जो है ना, वो कैसा है? नित्य बहुवचनांत है, तो उसका बहुवचन में ही रूप चलता है, सरल है। पुल्लिंग का रूप जानते हो त्रि शब्द का? त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रिणां, त्रयाणां, और त्रिषु। ये पुल्लिंग के हो गए। स्त्रीलिंग का? स्त्रीलिंग के त्रया। स्त्रीलिंग के नहीं पता मुझको। नहीं पता? नदी की तरह। नहीं नदी बदी की तरह नहीं चलेगा, अलग ही चलेगा। याद करके आना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के त्रि शब्द के रूप, ठीक है ना? केवल बहुवचन वाले ही है, तो साथ साथ याद करना है बस। 7 रूप याद कर लो तो त्रि का हो जाएगा। 7 या 21 याद कर लो, तीनों शब्द लिंग के चले जाएगा, है कि नहीं है? यहाँ बनता है त्रीणि। क्या बनता है? त्रीणि। तो वही तो क्या बोले? सूत्रेस्मिन् कति पदानि सन्ति? त्रीणि पदानि सन्ति। कानि च तानि? ऊकालः इति प्रथमैकवचनान्तम्, अच् इति प्रथमैकवचनान्तम् और ह्रस्व दीर्घप्रत्ययः इति प्रथमैकवचनान्तम्। प्रथमैकवचनान्तम्। और ह्रस्व में पहले आदि में क्या अ है ना, उसको ज हो गया है। कौन सा? जबे वाला ज हो गया है कि नहीं है? तो वो भी कोई सूत्र लग गया है, किसी कारण है ना, जयो अन्यतरस्याम सूत्र आने वाला, लेकिन अभी हमको उसमें जाना नहीं है, ठीक है ना? तो सब होता रहेगा। चलिए, तो क्या कर दिया? जयो अन्यतरस्याम की कौन सा दूसरा कोई है? चलो, तो ऊकालोज्जरस्व दीर्घ प्लुतः 3 पद हैं। ऊकालः इति प्रथमान्तम्, अच् इति प्रथमान्तम्, प्रथमैकवचनान्तम् और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति प्रथमैकवचनान्तम्। 3 पद हो गए। अब इसका अर्थ देखना है, चलो देखा जाए क्या लिख रहा है। ऊश्च वह, ये कर दिया। ऊश्च वह। पहला वाला ऊ कैसा है? ह्रस्व है, ठीक है ना? एक मात्रिक है, एक मात्रिक है। ह्रस्व की एक मात्रा होती है ना, दीर्घ की कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा होती है, और प्लुत की 3 मात्रा होती है ना। तो एक मात्रिक, एक है मात्रा जिसकी, उसको क्या कहा जाएगा? एक मात्रिक। तो एक मात्रिक जो ह्रस्व होगा वो क्या होगा? एक मात्रिक। दीर्घ द्विमात्रिक होता है, और प्लुत जो होता है वो क्या होता है? त्रिमात्रिक होता है। तो पहला वाला कौन है? एक मात्रिक है ना। दूसरा वाला द्विमात्रिक है, ऊ। तो पहला वाला में कुछ नहीं, सामान्य ऊ लिखा था, दीर्घ को लिखने में उन्होंने कुछ चिन्ह लगा दिए, ऊ के पीछे ऐसे थोड़ा गोला सा लगा दिया है ना, ताकि दीर्घ है ये पता चले। और त्रिमात्रिक में क्या कर दिए? 3 संख्या ही लिख दी, है कि नहीं है? ऊ करके 3 संख्या लिख दी, पता चल जाए कि भाई प्लुत है। तो ये प्लुत लिखने का हम लोगों का वो है, तरीका है, ठीक है ना? तो चलिए, तो ऊश्च वह, ये क्या है भाई? ये क्या है? ऊश्च वह, ये क्या होता है? ये क्या है? देखो, ऊश्च, ये आपका द्वंद्व समास कर रहा है। क्या कर रहा है? द्वंद्व। जैसे करते हैं ना, रामश्च कृष्णश्च इति, क्या बनेगा रूप? रामश्च कृष्णश्च इति रामकृष्ण। 2 है ना, 2 है। द्वंद्व समास में है ना, अपने जितने हैं उसके अनुसार होगा ना। तो रामश्च कृष्णश्च 2 थे ना, तो उसका क्या बनेगा? रामकृष्ण। आया कि नहीं आया? द्वंद्व समास में ऐसे होता है ना। मान लीजिए 3 ठो, रामश्च कृष्णश्च हरिश्च रामकृष्ण अरयः, ऐसे बनेगा ना। और बहुवचन का चलेगा, है कि नहीं? 3 है तो 4 होंगे तब भी बहुवचन, 2 होंगे तो एक तो कभी द्वंद्व में होना नहीं, कम से कम 2 तो होगा ही, अकेला का थोड़ी नहीं चलेगा, है कि नहीं है? चलिए, तो रामश्च कृष्णश्च रामकृष्ण होता है ना। अब यहाँ पर 3 है आपके उस तरह, ऊश्च 3 है ना। तो अब आपको इसका क्या करना है? देखना है क्या रूप बनेगा, बहुवचन का बनेगा, ये तो आपको पता है कि नहीं है? तो प्रथमा बहुवचन में कौन प्रत्यय आता है?
जस जस आता है ना, तो जस को लाएंगे और उसके बाद रूप बनाएंगे, क्या बनता है। तो पहले है ह्रस्व ऊ, फिर है दीर्घ वाला ऊ, और फिर प्लुत वाला ऊ, ठीक है ना। यहाँ आप बता सकते हो कौन सूत्र लगेगा, ऐसे तीनों अक सवर्ण दीर्घ लगेगा, है कि नहीं है। क्योंकि सवर्ण हुआ अच पर में है ना, तो क्या हो जाएगा, पहले ह्रस्व और दीर्घ वाले का कर दो, क्या कर दोगे, अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, क्या बन जाएगा। तो पहले दो के स्थान में दीर्घ ऊ हो गया, अब क्या बचा, दीर्घ ऊ और प्लुत ऊ, दो ही बचे ना। अब इन दोनों के बीच में फिर से लगा दो अक सवर्ण दीर्घ, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ फिर से हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या, तीनों का वो संधि वगैरह करके कितने बने, एक ही ऊ रहा, दीर्घ ऊ बचा, सब अक सवर्ण दीर्घ करके। अब ये ऊ बन गया आपका शब्द, ठीक है ना। जैसे रामश्च कृष्णश्च करते थे तो वहाँ शब्द क्या बन जाता है, राम कृष्ण शब्द बन जाता है। अब चूंकि दो थे इसलिए हम प्रथमा द्विवचन का औ ले आए, ओ जोड़ करके राम कृष्ण ओ बन गया। यहाँ पर तीन थे ना, तो उसका संधि वगैरह करके शब्द क्या बन गया, ऊ, दीर्घ ऊ वाला एक ही बना, दीर्घ ऊ। इसमें आपके तीनों पड़े हैं, ये ध्यान रखना, इसमें आपके तीनों हैं, कौन कौन, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, तीनों हैं, ध्यान रखना, है कि नहीं है। इसका ऊ बन गया। अब इससे क्या लाएंगे, कौन प्रत्यय लाएंगे, जस लाएंगे। जस का क्या बचता है, अस बचता है, तो ऊ है आगे अस है, तो क्या हो जाएगा, कौन सूत्र लगा, ये कोयणती लग जाएगा, है ना। अच पर में है कि नहीं, अरे अस में अच पे अच पर में है, तो जो ये ईक होता है उसको क्या हो जाता है, यण हो जाता है, तो ऊ को यण क्या हो जाएगा, तो वह हल हो जाएगा, आगे अ से मिला तो क्या बन जाएगा, वह। तो उश्च 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 इति वह, ये द्वंद्व समास किया है। ये वह जो है ना, वो द्वंद्व समास का रूप है। जैसे रामश्च कृष्णश्च इति रामकृष्ण रामकृष्ण बना, उसी तरह उश्च 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 इति वह, है कि नहीं। तो इति न भी लिखा हो तो कोई हर्जा नहीं है, ठीक है ना, समझना है, मैंने बताया था। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः ऐसे भी बोल सकते हो, और राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या बोलो, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, इसमें भी द्वंद्व, उसमें देखते हैं, उसमें जाएंगे। अभी हम लोग केवल इसमें वो देख रहे हैं, ठीक है ना, उसमें भी जाएंगे क्या आता है। वहाँ पर भी ये सब होगा ना कि ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च, तो ये का तो क्या बनना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुता, हाँ ये बनना चाहिए, तीन ठो है तो, है कि नहीं है, तो वो सब बनेगा, देखते हैं वहाँ जाएंगे तब देखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी वृत्ति हम लोग समझ लेते हैं क्या बना है, ठीक है ना। तो क्या कर दिया, उश्च 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 वह, तो ये वह कहाँ का रूप है, प्रथमा बहुवचन का रूप है। किस शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है, उश्च उश्च उश्च, इन तीनों के द्वंद्व ऊ का, तो किस शब्द का है, दीर्घ का, दीर्घ ऊ का, आया कि नहीं आया, ऊ का दीर्घ ऊ जो है उसका बहुवचन का रूप है क्या, वह। अब वो दीर्घ ऊ में आपके तीनों पड़े हो, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप विद्वान है ना, तो आप समझ रहे हैं कि उसमें संधि हो गई है इसलिए तीन थे, वरना है कि नहीं है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है, तो ये ऊ शब्द जो है दीर्घ ऊ, उसका बहुवचन का रूप है वह, ठीक। उसी दीर्घ ऊ शब्द का षष्ठी में क्या रूप बनेगा, कौन प्रत्यय होता है षष्ठी बहुवचन में, आम, तो ऊ है आगे आम है, अच परे है तो क्या हो जाएगा, ई कोणती लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वाम बन जाएगा। तो वही लिखा है षष्ठी का रूप क्या, वाम। ये वह करके छोड़ दिए, अब आगे अर्थ लिख रहे हैं, अब अर्थ पढ़ो, क्या लिख रहे हैं, वाम काल इव कालो, वाम ध्यान से ऐसे काटो मत अक्षरों को, उश्च 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 वह, बोलो, उश्च 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 वह। ये तो केवल आपको बताया कि यहाँ ऊ करके वो तीनों उसमें पड़े हैं, ये केवल समझाने के लिए आपको द्वंद्व बता दिया, अभी अर्थ में इसके वो नहीं है। अब आगे यहाँ से अर्थ चालू हो रहा है, देखो क्या लिख रहे हैं, वाम काल इव कालो, वहाँ देखना है जब उच्चारण करा रहे तो मुंह थोड़ी ताकना है। वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्, क्या लिख, वाम काल इव कालो यस्य सह अच, ऐसे कर दो, चलो, यस्य सह अच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। वो ये सह अच है ना, उसमें सब संधि वगैरह सब हो करके सोच लिख दिया, लेकिन उसका अलग करेंगे ना विग्रह तो क्या होगा, सह अच। लेकिन हम लोग जैसे लिखा वैसे ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, वही सही रहता है, ग्रंथ को तोड़ना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक। चलो, उसमें भी व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाए ऐसे तो नहीं ना तोड़ना चाहिए,
थोड़ा बहुत तो चलो अकार आदिशु अकार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इतना ज़्यादा, है कि नहीं। यहाँ तो पूरा व्याकरण विरुद्ध हो जाएगा, सह अच बोलेंगे तो, है कि नहीं। ये सब नहीं करना हमको। चलिए क्या आया, वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्, यही अर्थ कर दिया। अब हमको समझना है क्या कह रहा है ये, ठीक है ना। तो ये वाम कहाँ का रूप है, षष्ठी बहुवचनांत। किस शब्द का, उ। ऊ शब्द का, है कि नहीं है। ये उच्च 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 द्वंद्व समास करके जो ऊ बना है उसका षष्ठी बहुवचन का रूप है वाम। वाम मतलब अब इसका अर्थ हिंदी में बताना हो तो क्या बताओगे, उका, उकार उकार। उकार और ऊकार हाँ, उकार और तेसाम, उकार, ऐसे होगा ना, उकार 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 तेषां, तेसाम, मतलब तीनों उकारों का, तीनों उकारों का। वाम मतलब क्या, तीनों उकारों का जो काल है, तीनों उकारों का कोई काल है कि नहीं है। जैसे प्रथम वाला ऊ था रस्व, उसका काल क्या था, एक मात्र, एक क्षण। वो मात्रा जो है वो काल नहीं ना है, मात्रा उसको काल, वो मात्रा मतलब अलग चीज़ है, उसको अभी छोड़ो, है कि नहीं है। वो जो प्रथम वाला ऊ है उसका काल कितना काल है, एक क्षण, एक क्षण, एक क्षण उसको मान लो, एक क्षण लगता है ना उसको बोलने में, कितनी क्षण लगती है, एक क्षण लगता है ऊ, तो एक क्षण लगती है, तो उसका काल क्या हुआ, एक क्षण। फिर दूसरा वाला जो ऊ है उसका 2 क्षण काल है, तीसरे वाले का क्या 3 क्षण काल है, आया कि नहीं। प्रथम वाले ऊ का जो है वो क्या कितने काल है, एक क्षण का काल लगता है उसको बोलने में, दूसरे वाले ऊ को 2 क्षण, तीसरे वाले को 3 क्षण लगती है कि नहीं लगती। आप विचार करके बोलो, ऐसे कि केवल नहीं ना बोल रहे हो रटा मार के। ऊ तो 1 क्षण लगा, ऊ थोड़ा 2 क्षण लग गया, है कि नहीं, ऊ 3 क्षण लग गया, है कि नहीं, आया कि नहीं। एक क्षण मतलब एक काल को बताने के लिए, है कि नहीं। लोग सेकंड सेकंड कर दे, सेकंड थोड़ी, सेकंड तो लंबा हो जाएगा, 1 सेकंड तक ऊ बोलो तो ये तो प्लूत जैसा हो गया हमारा, है कि नहीं है। ये सेकंड वेकंड नहीं करना है, ये आधुनिक लोग जो पढ़ाते हैं ना तो वो सेकंड कर देते हैं कि रसों का कितना काल था, 1 सेकंड, उसका 2 सेकंड, 3 सेकंड तक वो बोलो प्लूत वाला होगा। ये सेकंड वेकंड वाला हम लोगों का हिसाब नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसलिए क्षण बोले, क्षण थोड़ा कम होता है उसका, ठीक है ना। उसकी देखेंगे कितना क्षण मतलब क्या होता है, वो विचार करेंगे जब आएगा, तो काल का चर्चा करेंगे ना, ज्योतिष वोतिष पढ़ोगे तो उसमें करेंगे, है कि नहीं। सब यहीं उतार देंगे क्या। तो ये वाम काल है, वाम मतलब तीनों उकारों का जो काल है, तीनों उकारों का काल पता चल गया कि नहीं चल गया, ये ध्यान रखना। तो वाम काल है इव कालो यस्य, वाम का जो मतलब तीनों उकारों का जो काल है, ऐसा काल है जिसका, इव लिखा ना, क्या लिखा बोलो, वाम काल इव कालो यस्य, वाम का मतलब तीनों उकारों का जो काल है वैसा काल है जिन अचों का, यस्य अचः सह अच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। समझो ध्यान से, है ना, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। हमको क्या कर दिया, तीनों उकारों का जो काल है, तीनों उकारों का क्या काल है, 1 क्षण, 2 क्षण और 3 क्षण। तो आपको विवेक करना होगा, तीनों उकारों का काल मतलब एक मात्रिक जो उकार है उसका क्या काल है, 1 क्षण है, द्विमात्रिक का 2 क्षण है, त्रिमात्रिक का 3 क्षण काल है कि नहीं। ये सा काल है, इतना काल है जिन अच का, जिन अचों का, उस अचों की क्या होगी, ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्रम से होगी, आया कि नहीं आया। तो हमको जैसे देखना है, अच में सबसे पहले अकार, अकार का देखते हैं। तो आपका इधर उकार का काल क्या था, पहले वाले उकार का 1 क्षण था, तो 1 क्षण जो काल है ना, प्रथम वाले उकार का क्या काल है, 1 क्षण है। वैसे काल वाला अकार कौन है, अ, ये है ना, ये अ जो आप बोल रहे हैं उसकी क्या हो जाएगी, ह्रस्व संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई। दूसरे वाला उकार था उसका क्या काल था, 2 क्षण। तो वो ऐसा काल है जिस आकार का, वैसा आकार कौन है, आ, थोड़ा लगाना है ना उस आ। तो ये क्या है आपका, इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी, दीर्घ संज्ञा हो जाएगी, लगा कि नहीं लगा। तीसरे वाला उकार जो है उसका क्या काल था, 3 क्षण का काल था। तो ऐसा काल, ऐसे 3 क्षण का काल जो उकार, तीसरे वाले उकार का जो काल है 3 क्षण,
ऐसा काल है जिस आकार का, ऐसा आकार कौन है? आ। तो इसकी क्या हो जाएगी? प्लुत संज्ञा हो जाएगी। तो अच में से केवल हमने आकार का भी देखा, इसी तरह इकार का, उकार का, ऋकार का, ऋकार का, एकार का, ओकार का, ओकार का, यकार का, ओकार का, इन सब का देखना। तो इनकी सबकी क्या होगी? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होगी। बात समझ में आई? अकार, ह्रस्व अकार का क्या है? कौन है ह्रस्व अकार? एक क्षण वाला एक क्षण वाला अ है ना। फिर दीर्घ 2 क्षण वाला आ, द्विमात्रिक जो आपका आ है वो क्या है? दीर्घ दीर्घ संज्ञा होगी। और 3 त्रिमात्रिक जो आपका अ है कौन? 3 क्षण वाला आ। आ, उसको बोलना है, आ नहीं बोलना है। 3 क्षण वाला आ है क्या? आ, तो उसकी प्लुत संज्ञा होगी। आया कि नहीं आया? तो इस तरह से इकार का करो। एकार का ह्रस्व में ये प्रथम वाले उकार का क्या काल है? एक क्षण है। इसके अनुसार हमको देखना है, ठीक है ना। ये जो उकार है ना, उकार के काल के सदृश काल हमको देखना है, ठीक है ना। उकार का पहले काल पकड़ना है और ऐसा काल वाला जो उधर अच मिले उसकी ह्रस्व संज्ञा करना। एक मात्रिक जो उकार है ना पहला वाला, उसका जो काल है, ऐसा काल जिस अच का मिल जाए वो सबकी ह्रस्व संज्ञा कर देना, है कि नहीं। 2 मात्रिक जो द्वितीय उकार है उ, उसका जो काल है, क्या काल है? 2 क्षण। वो सा काल जिस अच का मिले उन सब की दीर्घ संज्ञा कर देना। आया कि नहीं आया? और त्रिमात्रिक जो तीसरा वाला उकार है उसका जो काल है, क्या काल है? 3 क्षण। 3 क्षण। तो वैसा काल जिस अचों का हो उन सब की प्लुत संज्ञा कर देना। यही ये सूत्र बता रहा है। आया कि नहीं आया? कितना ये बनाने में दिमाग लगा होगा, आप सोचिए, है कि नहीं। इसको कहने में कितना दिमाग लगा होगा कि ह्रस्व संज्ञा किसकी हो, दीर्घ संज्ञा किसकी हो, प्लुत संज्ञा किसकी हो, है कि नहीं। कैसे समझाया जाए? यदि आपको ये टेक्निक न दी जाए तो कैसे बताए कि इसका ह्रस्व संज्ञा, इसकी दीर्घ संज्ञा, इसकी प्लुत संज्ञा। और केवल अकार की तो बतानी नहीं, अकार, इकार, उकार, ऋकार, ऋकार, ए ओ 9 वर्णों का बताना है। तो आप तो मतलब पूरा अष्टाध्यायी तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत बताने में ही खपा देते। लेकिन पाणिनि जी ने क्या किया? एक सूत्र में ही सारी की सारी तीनों संज्ञाएं बता दिया। आया कि नहीं आया? तो वही चलिए वृत्ति पढ़ो, लगा कि नहीं लगा? वाम काल मतलब तीनों उकारों का जो काल है, ऐसा काल है जिन अच का इव कालो यस्य सह अच, जिस अच का है उस अच को क्या होगी? क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होगी। आया कि नहीं आया? यही तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है। किसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है? अच की होती है। तो अच जो है वो संज्ञी है, ध्यान रखना। और संज्ञा क्या है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। ह्रस्व संज्ञा तीनों मिलके एक संज्ञा नहीं है, तीनों अलग अलग संज्ञा है, ध्यान रखना। ह्रस्व संज्ञा है, प्लुत दीर्घ संज्ञा है, प्लुत संज्ञा है कि नहीं? लगता है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऐसे समुदाय एक संज्ञा कर रहा है, ऐसी कोई संज्ञा नहीं ना है। ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा है, तीनों संज्ञाएं की जा रही। किसकी की जा रही? अच की जा रही है। लेकिन अच में ध्यान देना, कैसे अच की जा रही? सब अचों की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा नहीं की जा रही है। वाम काल इव कालो यस्य सह अच, उस अच की क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा की जा रही। तो पूछे कोई संगी कौन है, तो ध्यान रखना कौन होगा? वाम काल इव कालो यस्य सोच। सोच ऐसा अच, कोई सब अच नहीं ना उसकी संगी है, वरना तो ह्रस्व संज्ञा का संगी कौन है? तो आपने कहा अच, तो मतलब ह्रस्व एक मात्रिक आकार की भी ह्रस्व संज्ञा, द्विमात्रिक की भी ह्रस्व संज्ञा, ऐसा होने लगेगा ना। हाँ। ये सब नहीं ना, इसलिए ध्यान से बोलना है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा का संगी कौन है? वाम काल इव कालो यस्य सोच सहज यस्य, है कि नहीं है? कि वो तीनों उकारों के काल के सदृश काल है जिन अचों का, वो अच संगी है क्रम से, वो भी क्रम से, ऐसे ही तितर बितर नहीं कर देना, है कि नहीं? क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत का संगी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमको केवल यदि कहना हो, एक एक अलग अलग कर दे, ह्रस्व संज्ञा है उसका संगी कौन होगा यदि बताना हो तो? एक मात्रिक उकार सदृश। उकार सदृश नहीं, एक मात्रिक उकार सदृश। क्या बोलो, चलो पहले बोल लो क्या कह रहे हो। एक मात्रिक उकार सदृश काल है जिस अच का। उकार के सदृश काल होता है क्या? उकार तो वर्ण हो गया, उसके सदृश काल होगा क्या?
उकार तो वर्ण हो गया, उसके सदृश काल कैसे होगा? उच्चारण का हैं? उच्चारण का काल उच्चारण का काल ही, लेकिन वो उकार के सदृश कैसे होगा? एक मात्र तुम इसके सदृश हो? एक नहीं, मात्र उसका अलग ही उकार कथा, तुम्हारा अलग ही ऐसे कथा। ऐसे कहेंगे फिर एक मात्र उकार के उच्चारण के सदृश काल है जिस अच का। उच्चारण के सदृश नहीं हो सकता। उच्चारण तो एक बोलने वाली क्रिया हो गई, उसको और काल को क्या लेना देना, उसमें क्या सादृश्य? काल तो एक मतलब टाइम हो गया आपका, और उच्चारण तो क्या हो गया, बोलने वाली क्रिया है। गचर पचर कर रहे हैं आप लोग, हैं, कंठ ताल वाद्य भी गात कर रहे हैं, वो उच्चारण हो गया ना। इन दोनों को क्या लेना देना है? इसमें कहाँ सादृश्य है? इसमें कहाँ सादृश्य है? तो फिर क्या बोले थे? वृत्ति को देखो ना तो पता चलेगा। किसके? वाम काल इव काल, तो काल का काल में कह रहे हैं ना सादृश्य। क्या बोल रहे हैं? वाम काल मतलब तीनों उकारों का जो काल है ऐसा काल है, उसके सदृश काल है, तो काल का सादृश्य काल में रह रहे हैं ना। तो काहे फिर उकार का और उकार के उच्चारण का सादृश्य ले रहे हो? तो फिर ऐसे लेंगे एक मात्रिक जो उकार है उसका जो काल है तत्सदृश जो काल है जिन अच का, उन अचों की क्या होगी? रस्व संज्ञा होगी। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। इसी तरह दीर्घ संज्ञा किसकी होगी? द्विमात्रिक उकार के काल सदृश जिस काल है जिस अच का, काल है जिन अच का, उस अच की दीर्घ दीर्घ संज्ञा होगी। प्लुत संज्ञा किसकी होगी? त्रिमात्रिक उकार के सदृश काल है जिसका, उसकी प्लुत संज्ञा होगी। फिर से प्लुत संज्ञा किसकी होगी? त्रिमात्रिक उकार के काल सदृश काल है, जिन अचों का काल है उनकी। ऐसे तीतर भी ऐसे बोलोगे उल्टा, बात वही बोल रहे हो लेकिन शब्द इधर उधर हो जा रहे हैं ना। ढंग से समझ में आना चाहिए ना, एक बार बोलने से समझ में आ जाना चाहिए सामने वाले को, अनपढ़ भी समझ जाए ऐसे बोलना है ना। तभी तो शास्त्र बोलने का कुछ मतलब हुआ। केवल विद्वान लोग ही आप बोले और समझे तो क्या मतलब है? विद्वान लोग तो आप थोड़ा इधर उधर बोलोगे तब भी समझ लेंगे, है कि नहीं? उसको चूँकि पता ही है तो वो तो चलो बच्चा है चलेगा, ऐसा करके वो अपने से समझ लेते क्या कहना चाह रहे। लेकिन मूर्ख आदमी नहीं समझ पाएगा ऐसे बोलोगे तो, इसलिए ध्यान से बोलो, हड़बड़ाना नहीं। प्लुत संज्ञा किसकी होगी? त्रिमात्रिक उकार के काल के सदृश काल है जिस अचों का, जिन अच का उनकी प्लुत संज्ञा होगी। ऐसे करना है। बोलो ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा के क्रम से बोलो। ह्रस्व संज्ञा किसकी होगी? संज्ञा एक मात्रिक उकार के काल के सदृश काल है जिन अच का, उनकी। एक मात्रिक उकार का काल क्या है? एक क्षण ऐसा काल, उसके सदृश काल कौन? वही का ऐसा काल ही होगा, एक क्षण वाला काल। हाँ। ऐसा है काल जिन अच का, उन अचों की क्या होगी? ह्रस्व संज्ञा। तो ऐसा कौन कौन अच है बताओ जरा। ऐसे एक क्षण लगा, ध्यान से बोलना, ऐसे ही ना अटपट बोल देना। हाँ तो ये ह्रस्व संज्ञा हो गई। फिर ई, इसकी भी ह्रस्व संज्ञा। ओ, ये ह्रस्व संज्ञा। री, इसकी भी ह्रस्व संज्ञा। री, इसकी भी ह्रस्व संज्ञा। ए तो होता नहीं है, ए होता है। क्यों नहीं? ये बोल लिया, एक क्षण लगा। थोड़ा अजीब लग रहा है? ए होता है ना। ये बोल ली ए। अरे ABCD नहीं बोलते हो? ये बोलो ना। ABCD नहीं बोलते हो? क्या बोलते हो सबसे पहला? बोलो ABCD है। वो लोगों को कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं? ये हमारा यहाँ ए जो है वो देखो ध्यान से उच्चारण करोगे ना, ए इतना लगता है, समझ है कि नहीं? इतना लगता है ये ऐसे नहीं बोला, कहीं बोला भी नहीं जाता है। आपको अपना व्यवहार से देखिए। हाँ। ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी है, ठीक जैसे है ना? आदि अंत्य संहिता में अगर करके बोले तो आदि अंत्य अंत्य ऐसे नहीं ना, अंत्य न, अंत्य न, तो ये दो मात्रा लग जाए, वो दो क्षण लग जा रहा है ना, इसलिए वो ह्रस्व संज्ञा उसकी नहीं होती। ये जो है ना उसकी ह्रस्व संज्ञा नहीं होती। इसी तरह ओ में देखो, ओ लगता है ना, समय लगता है कि नहीं है? वो ऐसे नहीं बोला जाता है। बोलने के लिए तो आप बोल दे, लेकिन ऐसा हम लोग में भी व्यवहार नहीं करते, ऐसा उच्चारण करते ही नहीं। एक क्षण का उच्चारण नहीं ना होता, इसलिए उसकी ह्रस्व संज्ञा है ही नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना? इसी तरह आई में भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि नहीं है। औ इसमें भी नहीं, ज़्यादा लग रहा है ना क्षण, अनुभव करना, ऐसे ही मत कर देना, ठीक है ना? तो इसलिए उनकी ह्रस्व संज्ञा होती ही नहीं है। तो
एक रस्व संज्ञा किसकी होती है? क्या निकला? सामान्य रूप से बता देना हो कि रस्व संज्ञा किसकी होती है तो क्या बोले? अक। एकमात्र अक की नहीं, ऐसे मत बोलो। अक में तो दीर्घ वाले भी तो आ जाते हैं। नहीं, रस्व संज्ञा में सर भी नहीं है। रस्व संज्ञा किसकी होगी? अभी जैसे बोल रहे थे वैसे बोलो ना, काहे रस्व परेशान संज्ञा हो? होगी एकमात्रिक उकार के काल के सदृश जिन काल अच का है। काल है। कैसे जिन- फिर काल के सदृश, फिर उसके बाद काल ही बोलो ना, काहे उसको अच को ले आते हैं? एकमात्रिक उकार के काल के सदृश सदृश काल काल है जिन अच अच का, उन ऐसे अचों की क्या होगी? रस्व संज्ञा। अब आपको पकड़ना है कि अच में ऐसे काल वाले एक क्षण में बोले जाने वाले कौन कौन वर्ण है, ये आपका काम है, ठीक है ना? उन्होंने तो सामान्य रूप से बता दिया, बात समझ में आई कि नहीं? उन्होंने भगवान पाणिनि ने तो क्या कर दिया, सामान्य रूप से बता दिया कि भाई रस्व संज्ञा किसकी होगी, कि एक मात्रिक उकार के काल के सदृश काल है जिनका, ऐसे अचों की होगी। अब आप अच में ढूंढते रहिए कि एक मात्र एक क्षण लगने वाला कौन है उसमें, अच वर्ण, तो उन सब की रस्व संज्ञा कर देना। जैसे अभी हम लोगों ने देखा अ, ई, उ, री, री, इनकी रस्व संज्ञा होती है। ए, औ, आई, औ इनकी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सब एक मात्रिक उकार के काल के सदृश काल नहीं ना है उनका। नहीं है। एक मात्रिक उकार का काल क्या है? एक क्षण। एक क्षण। ऐसे तत्सदृश काल है क्या उसमें? नहीं। तत्सदृश काल नहीं ना, उसमें ज़्यादा लगता है, इसलिए उनकी रस्व संज्ञा नहीं होगी। बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ चलो बढ़ो फिर। दीर्घ संज्ञा किसकी होगी? द्विमात्रिक उकार के काल के सदृश काल है जिन अच का, ऐसे वर्णों की दीर्घ संज्ञा होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोले? द्विमात्रिक उकार के काल के सदृश काल है जिन अच का, ऐसे अच की दीर्घ संज्ञा होगी। द्विमात्रिक उकार का क्या काल है? दो क्षण। दो क्षण काल है। तो तत्सदृश काल मतलब दो क्षण काल है जिन अचों का, है कि नहीं है? जिन अचों का, ऐसे सारे के सारे अचों की क्या हो जाएगी? दीर्घ संज्ञा हो जाएगी। अब आपको अच में ढूंढना है कि भाई दो क्षण किसमें लग रहे है कि नहीं है? वही तो द्विमात्रिक उकार के काल के सदृश काल वाले होंगे। हाँ। तो वो देख लो। चलो आ, उसको उस तरह से बोलो भी हैं। आ, ई, उ, री, री, ए, औ, आई, औ। ये सब को लगा ना, दो क्षण, दो क्षण लग रही है ना। लेकिन एक बात ध्यान दो, थोड़ा उधर ध्यान दो। आ, ई, उ, री, ये सब तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल रहे हो? री, इसमें थोड़ा ध्यान दो अनुभव करो इस चीज़ को, है ना? इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। रस्व के बाद बोलो, रस्व बोल रहे, रस्व क्या बोल रहे थे? री। अब इसके बाद जब दीर्घ करने जाओगे तो थोड़ा लंबा ही हो जाएगा वो। री, थोड़ा दो क्षण वाला उसमें मिलेगा, मिलता ही नहीं है, ठीक है ना? री, री, री। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब बोलने के लिए जैसे ए ऐसे बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? हाँ। बोलने के लिए एक क्षण वाला बोल दिए, लेकिन व्यावहारिक नहीं ना था। ऐसा नहीं ना होता है, शास्त्र में ऐसे उच्चारण का वो नहीं ना है उसका। उसी तरह ली का भी उच्चारण का ऐसा दो क्षण वाला वो नहीं है, व्यवहार नहीं है। दो क्षण नहीं बोला जाता है कि नहीं है? एक क्षण वाला बोले ली और फिर सीधा ली, यही होता है, ठीक है ना? दो क्षण वाला ली नहीं। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसलिए ली क्या निकला था? जैसे ए, ओ, आई, औ, ये आपके कैसे नहीं थे? रस्व संज्ञा ही, रस्व है ही नहीं उसके कोई। ऐसे ही ली का क्या हो जाएगा? दीर्घ नहीं है, ये ध्यान देना, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि शास्त्र में ऐसा दो क्षण को बोला जाने वाला ली है ही नहीं, है ना? अरे एक ही रस्व संज्ञा क्यों नहीं? और बोलने के लिए ए कोई बोल ही देगा ना। अरे कोई कहने के लिए कहा कि एक क्षण में क्यों नहीं, ये ओ, आई, औ बोलने के लिए था एक क्षण के लिए। लेकिन ऐसा लोक में, शास्त्र में ऐसा व्यवहार नहीं देखा गया है। बात समझ में आएगी? ऐसी दीर्घ ऋकार का भी इस तरह से उच्चारण करने का व्यवहार नहीं देखा गया है। ये वो अयोकार एक मात्रिक, इसलिए उसका रस्व होता ही नहीं है। उसी तरह ली का एक मात्रिक तो बोलने का व्यवहार शास्त्र में है कि नहीं है? वेदों में, शास्त्र में सब जगह उच्चारण का है। प्लुत भी है, ली प्लुत भी बोला है, लेकिन दो क्षण के लिए बोला जाने वाला ली नहीं है। आया कि नहीं आया? तो वहाँ तो इसलिए दीर्घ नहीं है। दीर्घ है ही नहीं, ली का दीर्घ नहीं है, ली का दीर्घ भेद है ही नहीं। आया कि नहीं? उसकी दीर्घ संज्ञा होती ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि
दो द्विमात्रिक उकार के काल के सदृश उसका काल है ही नहीं, आया कि नहीं? यदि होता तो हो जाती, लेकिन ऐसा है नहीं, शास्त्र में ऐसे बोलने की परंपरा ही नहीं है, इसलिए री का दीर्घ नहीं है, ये ध्यान रखना। बाकी ए, तो ए में देखो दो क्षण लग रहे, तो द्विमात्रिक उकार के काल के सदृश काल हो गया कि नहीं हो गया? ओ आई औ, ये दो क्षण लग रहे, द्विमात्रिक उकार के काल के सदृश काल इनका सबका हुआ, किन किन का हुआ? आ ए अ कहाँ बोल रहे हो? आ ई उ री ए ओ आई औ, ये सब दीर्घ संज्ञक है। अभी जो तुमने बोले ना, इन सब की दीर्घ संज्ञा होती है, ठीक हुआ? क्लियर है? और प्लुत संज्ञा किसकी होगी? त्रिमात्रिक जो उकार है उसके काल के सदृश काल है जिन अचों का, उन अचों की प्लुत संज्ञा होगी। आया कि नहीं? उन अचों की प्लुत संज्ञा होगी। अब हमको ढूंढना है उसमें कि भाई त्रिमात्रिक उकार का काल जो है 3 क्षण का काल है, वैसा तत्सदृश काल किन किन अचों का है, मतलब ऐसे 3 क्षण किन किन अचों का काल है ना, 3 क्षण का काल, तो वो हमको देखना है। अब देखो चलो, ए ऊ से का है, अ का नहीं मिला रहा हूँ। अच्छा उसमें मिला लो, चलो ऊ ऐसा है ना, तो उसके काल के सदृश करना। आ ई उ री री ए ओ आई औ, इसकी सब है इन सब की प्लुत संज्ञा हो जाएगी, इनकी सबकी प्लुत संज्ञा हो जाएगी। लगा कि नहीं लगा? क्या हो गया है? क्या प्लुत है, मतलब ऐसा गाना गा रहे हो ऐसा लग रहा है? ऐसा नहीं ना है, अरे अजीब क्या है, वो शास्त्र पढ़े नहीं हो इसलिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि लोक में ऐसा प्लुत का ज़्यादा उच्चारण नहीं ना होता, नहीं हो जाता है, जैसे हम किसी को बुलाएं तब तो हो जाता है, बुलाते समय हो जाता है ना, हाँ। ऐसे ऐसे जगह कहीं कहीं हो जाता है। तो चलिए वो सब शास्त्र ही बताएगा कहाँ कहाँ होता है कि नहीं, मनमाने के तरीके से नहीं ना होगा, तो लेकिन कम होता है इसलिए थोड़ा अजीब लगता है बोलने में। ह्रस्व और दीर्घ का उच्चारण करते हैं, दीर्घ हिंदी भाषा में चाहे दीर्घ और कम होता है, ह्रस्व सबसे ज़्यादा ह्रस्व का ही वो होता है, इसलिए दीर्घ को भी ह्रस्व ही बोल देंगे जैसे करते हो तुम, है कि नहीं? ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः बोल दो, ऊ दीर्घ लिखा है ना सूत्र में, तो ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, तो उसको दीर्घ बोलना चाहिए ना, लिखा है केवल लिखने के लिए लिखा है कि बोलना है? हाँ, तो चलिए, तो यही तीनों का समझ में आ गया। देखो यही 3 संख्या करके ये संख्या लिख दिया ना, एक संख्या लिख करके नीचे लिख दिया है, क्या लिखा है? पढ़ो। एक मात्रिक ओकारोच्चारण, एक मात्रिक उकारोच्चारण, पढ़ो। एक मात्रिक, तोड़ के बोलो, एक मात्रिक उकारोच्चारण काल सदृश काल को अच ह्रस्व संज्ञा, ये बहुरी समास इसमें वो करके समस्त पद लिख दिए, ध्यान रखना। देखो ऐसे अर्थ करना है, एक मात्रिक उकार उच्चारण काल सदृश काल है जिन अच का, यस्य अच सह अच क्या हो जाएगा? ह्रस्व संज्ञा स्यात्। आया कि नहीं आया? बहुरी समझ कर दिए सह, वो अरे भाई समझने के लिए बोल रहा हूँ, वही सोच ही होगा, लेकिन फिर तुम सोच में पड़ जाओगे कि क्या बोल रहे हो, इसलिए, ठीक नहीं? तो वो सोच वाला सोच नहीं है, ये सोच मतलब सह अच का संधि होकर के सोच है। चलो, तो क्या कर दिया? एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश काल है जिन अच का, यही है ना? हम लोग क्या बोल रहे थे? एक मात्रिक उकार के काल के सदृश से बोल रहे थे, तो उकार का क्या काल होगा भाई? देखो हम लोग गलत हो गया, हम लोग जो हिंदी अभी बोल रहे थे और अर्थ कर रहे थे उसमें थोड़ा अंतर हो गया, ये लिख रहे थे। हम लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? एक मात्रिक उकार के काल के सदृश, ऐसे पकड़ रहे थे ना। उकार का क्या काल होगा भाई? उकार के उच्चारण का काल है कि नहीं है? उकार के उच्चारण का काल, तो इसलिए स्पष्ट करके लिख दिए, उच्चारण जोड़े ना, कि एक मात्रिक उकार के उच्चारण के काल के सदृश काल है जिन अच का, जिन अच का, है ना? मतलब जिन अच के उच्चारण का, ऐसे अच हो के क्या होगी? ह्रस्व संज्ञा होगी। लेकिन ये सब ज़्यादा घुमाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? सामान्य रूप से भी बोले तो समझना है उसको अभी के लिए, ठीक है ना? ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन ये ध्यान रखना, ये लगी कि नहीं लगी पंक्ति? एक मात्रिक उकारोच्चारण काल सदृश कालो यस्य सोच ह्रस्व संज्ञा स्यात्। आया कि नहीं? इसी तरह कर लो,
द्विमात्रिक उकारोच्चारण काल सदृशः कालो यस्य सोच दीर्घ संज्ञः। मतलब द्विमात्रिक उकार के उच्चारण के काल के सदृश काल है जिन अचों का, इन अच की दीर्घ संज्ञा होगी। इसी तरह त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण के काल के सदृश काल है जिन अच का, उनकी क्या होगी? प्लुत संज्ञा होगी। लगा कि नहीं लगा? तो ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला आपका सूत्र है। कौन सूत्र? उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। आया कि नहीं? उकालोज उकालोज, वो जो आधा जो लिखा वो बोलना है ना, उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अरे उकालोज ह्रस्व बोल दोगे तो वो तो अच वाला पद तो गायब ही हो गया है। बोलना है ना, देखो क्या लिखा है, उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालोज ऐसे उधर बोल लो, फिर ज्रस्व दीर्घ प्लुतः, उकालोज ज्रस्व दीर्घ प्लुतः। उसमें सांस नहीं लेनी है, लेकिन बोलने का तरीका है। ठीक है ना? चलिए, तो ये कर दिया ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र। समझ में आया? वृत्ति पढ़ो, मूल में क्या लिखा इन्होंने एक साथ। अब वृत्ति तो चूंकि वो साथ में ही ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा सबके कर दिया। क्या लिख रहे? वाम काल। वाम काल मतलब तीनों उकार, तेसाम है ना, तीनों उकाराणाम, त्रयाणाम उकाराणाम, यही होगा ना, त्रयाणाम उकाराणाम काल इव कालो यस्य सह अच। ऐसा जो अच है उसकी क्या होगी? क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होगी। अब वो क्रम से, वो नीचे टिप्पणी ने क्रम से लिख दिया अलग अलग करके कि भाई तीनों उकारों का काल मतलब प्रथम वाले का काल के सदृश काल है जिनका, उनकी ह्रस्व संज्ञा। ऐसे क्रम से उन्होंने अलग अलग करके लिख दिया। इन्होंने तीनों संज्ञाओं का साथ में लिख दिया। ठीक है ना? चलिए पढ़ो, क्या लिखा? उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ऊष्टवः वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। आया कि नहीं आया? साफ साफ हो गया। तो अब आपके ये ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा करने वाले सूत्र को हमने देखा। ठीक है ना? तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा जो है उसका संज्ञी कौन है? तो क्या बोलोगे? संज्ञी है वाम काल इव कालो यस्य सोच। यस्य सोच। आया कि नहीं आया? यदि कोई पूछे ह्रस्व संज्ञा का संज्ञी कौन है, तो उकार एक मात्रिक उकाल सदृश काल, एक मात्रिक उकार उच्चारण काल सदृश काल यस्य सो। या तो हिंदी में बोलो या तो संस्कृत बोलो, संस्कृत बोलो सही बोलो। हाँ, हिंदी में बोलो। एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश काल है जिन अच का, वो ह्रस्व संज्ञा होगा। वो ह्रस्व संज्ञा का संज्ञी होगा। आया कि ना? दीर्घ संज्ञा का संज्ञी कौन होगा? द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश काल है जिन अच का, वो अच दीर्घ संज्ञा के संज्ञी होंगे। आया कि नहीं? प्लुत संज्ञा का संज्ञी कौन है? त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश काल है जिन अच का, ऐसे अच त्रिमात्रिक उसके प्लुत संज्ञा के संज्ञी होंगे। आया कि नहीं? त्रिमात्रिक जो उकार है, त्रिमात्रिक उकार नहीं ना होता है, तो काहे फिर उकार बोल रहे हो? तुमने यही किया, तीनों में यही बोला। एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार, सब उकार। अरे एक मात्रिक उकार छोड़ो, एक मात्रिक उकार हुआ, द्विमात्रिक उकार होगा उकार, त्रिमात्रिक उकार के काल के सदृश काल है जिन अच का, ऐसे अच की क्या होगी? प्लुत संज्ञा होगी। तो ये अलग अलग करके भी हमने समझ लिया। वो नीचे वाला याद रख लेना, 3 पंक्ति में है, बहुत अच्छे से कर दिया। वो याद हो तो कभी गड़बड़ सड़बड़ ना हो, है कि नहीं? वरना हर बार हिंदी कितना याद रखोगे, है कि नहीं? हिंदी हम लोगों को बोलने का वो नहीं है। ठीक है ना? ये तो समझाना है, इसलिए चलता। वरना हिंदी का क्या मतलब है? चलो, वो छोटी सी बात को कितने स्पष्ट शब्दों में रख दिया है। मतलब इतनी सारी बात को ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा को 3 पंक्ति में रख दिया है, स्पष्ट कर, है ना? चलिए, लेकिन मूल समझ में आया कि केवल टिप्पणी ही आई समझ में? मूल आ गया ना? कि वाम काल, वाम मतलब त्रयाणाम उकाराणाम, त्रयाणाम उकाराणाम। अब षष्ठी बहुवचन बोली थी, अब फिर तेसम तेसम काहे बोल रहे हो? वाम मतलब त्रयाणाम उकाराणाम, जो काल
त्रयो तीनों उकारो वाम काल मतलब त्रयाणाम उकाराणाम काल, तीनों उकारों का जो काल है तत्सदृश, इव मतलब सदृश काल है जिन अच का, है ना, वैसे अच सह अच वो अच उसकी क्या होगी क्रम से रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। आया कि नहीं लगा? तो अ जो है आपके कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। कौन कौन? रस्व दीर्घ और प्लुत, 3 भेद हो गए, ध्यान रखना। इकार के भी 3 भेद हो गए। कौन कौन? रस्व दीर्घ प्लुत, प्लुत है कि नहीं? इसी तरह उकार के भी 3 हो गए, रस्व दीर्घ प्लुत, फिर रिकार के भी 3 हो गए, रस्व दीर्घ प्लुत, और रिकार के 2 हुए, रस्व प्लुत, प्लुत, ध्यान रखना, ठीक है ना? और फिर एकार के 2 हुए, दीर्घ प्लुत, ओकार के ओकार के हुए दीर्घ प्लुत 2, ऐकार के 2 हुए दीर्घ प्लुत और औकार के भी 2 हुए दीर्घ प्लुत। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ली जो है उसका दीर्घ नहीं होता, लिवर्ण से दीर्घा भावा, लिवर्ण का दीर्घ है ही नहीं। आया कि नहीं? हाँ। और ये ओ ऐ औ ये जो है इनका ह्रस्व भाव, रस्व ही नहीं है, ठीक है ना? हाँ। रस्व ही नहीं है, इतना ध्यान रखना है आपको। बाकी सबका रस्व दीर्घ प्लुत तीनों भेद होंगे। तो रस्व दीर्घ प्लुत ये तीनों भेद होने वाले वर्ण कौन कौन हुए? अ, इ, उ, ऋ, ये 4 ही हुए। उसके बाद से सब अलग अलग है ना। री जो है उसका 2 ही है। कौन सा नहीं है री का? दीर्घ। और उसके बाद ये ओ ऐ औ का चारों का सेम है, रस्व रस्व नहीं नहीं है, ठीक है ना? उन सब का दीर्घ प्लुत बनेगा, रस्व नहीं है। हो गया? हाँ। साफ है? हाँ। चलिए यही आपका सूत्र कर दिया। स ये कर दिया, समझ में आ गया ना? ऊ कालोच रस्व दीर्घ प्लुत। पढ़ लो एक बार वृत्ति। ऊश्च 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 वः वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। ये कर दिया। सप्रत्येकम। सप्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, सप्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, सप्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, सप्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, भेदेन नहीं, भेदेन। भेदेन त्रिधा। आया कि नहीं? ये जितने भी ये रस्व दीर्घ प्लुत आपके अच हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। वो सारे के सारे स प्रत्येकम, वो प्रत्येक उदात्तादि भेद से और 3 प्रकार के हो जाएंगे। उदात्त अनु उदात्त आदि भेद है ना। उदात्त आदि भेद कौन है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके भेद से वो क्या हो जाएंगे? 3 प्रकार के हो जाएंगे। आया कि नहीं आया? कौन? ये जो रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा जिनकी हुई है, जिन अचों की है ना, जिनकी जो हुई है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 प्रकार के हो जाएंगे। जैसे रस्व संज्ञा किसकी हुई है? अ की हुई है। वो अ जो है अब क्या हो जाएगा? 3 प्रकार का हो जाएगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से। तो क्या हो जाएगा? रस्व अकार उदात्त एक हो गया, फिर रस्व अकार अनुदात्त और रस्व अकार स्वरित। स्वरित। तो 3 हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। एक रस्व आकार जो था, जिसकी रस्व संज्ञा हुई, वो रस्व आकार एक था, उसके 3 भेद हो गए। हुए कि नहीं हुए? हो गए। इसी तरह दीर्घ संज्ञा जिसकी हुई थी, किसके? आ की, वो भी 3 प्रकार का हो जाएगा। तो दीर्घ आकार उदात्त, दीर्घ आकार अनुदात्त, दीर्घ आकार स्वरित, ये 3 प्रकार का हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह प्लुत आकार था, प्लुत आकार है ना, उसकी भी क्या हो जाएगी? रस्व उदात्त, अनुदात्त भेद और स्वरित के भेद से 3 भेद हो जाएंगे। उसका करो प्लुत उसका अभी अकार ही बोल लो, समझ में रखना, ठीक है ना? प्लुत अकार उदात्त, प्लुत अकार अनुदात्त, प्लुत अकार स्वरित। आया कि नहीं आया? 3 प्रकार के हो गए ये भी। इसी तरह अभी में आओ, रस्व संज्ञा ई की हुई थी, एक मात्रिक की, हाँ। उसकी वे क्या हो जाएगी? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के भेद से 3 प्रकार का हो जाएगा। कैसे बोलोगे? रस्व इकार उदात्त, रस्व इकार अनुदात्त और रस्व इकार स्वरित। इसी तरह दीर्घ इकार का भी 3 भेद। दीर्घ इकार उदात्त, दीर्घ इकार अनुदात्त, दीर्घ इकार स्वरित, फिर प्लुत इकार उदात्त, प्लुत इकार अनुदात्त और प्लुत इकार स्वरित, फिर उकार। तो ह्रस्व उकार आएगा पहले,
तो उसके 3 भेद करो। रस्व उकार उदात्त, रस्व उकार अनुदात्त और रस्व उकार स्वरित, स्वरित। दीर्घ उकार उदात्त, दीर्घ उकार अनुदात्त, दीर्घ उकार स्वरित, प्लुत उकार उदात्त, प्लुत उकार अनुदात्त, प्लुत उकार स्वरित। फिर रिकार आ जाएगा। फिर रिकार की भी ऐसी रस्व रिकार, रस्व रिकार, रिकार के भी ऐसे नहीं, रस्व रिकार के 3 भेद होंगे, रस्व रिकार के 3 भेद होंगे। रस्व रिकार उदात्त, रस्व रिकार अनुदात्त, रस्व रिकार स्वरित। फिर दीर्घ रिकार उदात्त, दीर्घ रिकार अनुदात्त, दीर्घ रिकार स्वरित, प्लुत रिकार उदात्त, प्लुत रिकार अनुदात्त और प्लुत रिकार स्वरित। स्वरित हो गए कि नहीं हो गए? ये कर दिया, ठीक है ना। तो अकार, इकार, उकार और रिकार, ये रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हुई थी ये तीनों की। और उसके जो रस्व थे वो 3 प्रकार का, दीर्घ जो है 3 प्रकार का और प्लुत जो है वो भी 3 प्रकार का। अब यदि कोई पूछे अभी तक अ जो है वो कितने प्रकार का हो गया? 9 प्रकार का हो गया। ई जो है कितने प्रकार का हो गया? क्योंकि रस्व दीर्घ प्लुत 3 थे, वो तीनों का 3 कर दिए, उदात्त अनुदात्त स्वरित से 9 हो गए ना। इसी तरह उकार के भी 9, रिकार के भी 9। अभी तक 9 हो गए। अब आओ चलो आगे बढ़ो। रिका, रस्वल रिकार उदात्त, रस्वल रिकार अनुदात्त, रस्वल रिकार स्वरित, प्लुत रिकार उदात्त, प्लुत रिकार अनुदात्त, प्लुत रिकार स्वरित। दीर्घ रिका नहीं होगा? नहीं, क्योंकि दीर्घ नहीं होता रिकार। उसका दीर्घ होता ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। तो अब यदि इसके अनुसार पूछे रिकार कितने प्रकार का हुआ? 6 प्रकार। 6 प्रकार का ही हुआ, वो 9 नहीं हुआ है, अभी वो 6 ही हुआ है उदात्त अनुदात्त के भेद से। ठीक, चलो फिर दीर्घ एकार उदात्त, दीर्घ एकार अनुदात्त, दीर्घ एकार स्वरित, प्लुत एकार उदात्त, प्लुत एकार अनुदात्त, प्लुत एकार स्वरित। फिर ऐकार, दीर्घ ओकार, ओकार, दीर्घ ओकार उदात्त, दीर्घ ओकार अनुदात्त, दीर्घ ओकार स्वरित। फिर दीर्घ ऐकार उदात्त, प्लुत नहीं बोले? हाँ, प्लुत, प्लुत ओकार उदात्त, प्लुत ओकार अनुदात्त, प्लुत ओकार स्वरित। फिर दीर्घ ऐकार उदात्त, दीर्घ ऐकार अनुदात्त, दीर्घ ऐकार स्वरित, प्लुत ऐकार अनुदात्त, प्लुत ऐकार उदात्त, मैं उल्टा बोल दिया, प्लुत ऐकार उदात्त, प्लुत ऐकार अनुदात्त, प्लुत ऐकार स्वरित। फिर दीर्घ औकार उदात्त, दीर्घ औकार अनुदात्त, दीर्घ औकार स्वरित, प्लुत औकार अनुदात्त, प्लुत औकार उदात्त, प्लुत औकार अनुदात्त, प्लुत औकार स्वरित। हाँ देखो, आज थोड़ा इधर उधर कर रहे हो, कल ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ए ओ ऐ औ, इनके दीर्घ और प्लुत भेद थे, रस्व तो इनका है ही नहीं। तो दीर्घ और प्लुत जो है वो दीर्घ 3 प्रकार का हो गया और अब प्लुत भी 3 प्रकार का हो गया। तो ये जो है वो अभी तक कितने प्रकार का हो? 6 आया कि नहीं आया? ओ 6, ऐ 6, औ, ये सब 6 हुआ। तो री से लेकर के सब 6 हुआ है। हाँ। री 6 क्यों हुआ है? दीर्घ नहीं है, उसका दीर्घ नहीं, इसलिए। अरे 9 होना चाहिए ना। हाँ। लेकिन 6 ही हुआ, क्यों? दीर्घ नहीं है, दीर्घ नहीं है। और ये जो है ए ओ ऐ औ, ये जो है 4 हो, वो क्यों 6 हुए, 9 क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनका रस्व नहीं था। तो रस्व नहीं था मतलब 3 कम हो गए सटाक से, तो इसलिए 9 नहीं हो पाए। लेकिन अ ई उ री, ये तीनों के तीनों कितने हुए? 9 हो गए। इतना समझ में आया? हाँ। यही चीज वो कह रहे हैं। स प्रत्येकम, वो जो स मतलब वो रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा जिन अचों की हुई है, वो प्रत्येक उदात्त अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 त्रिधा मतलब 3 प्रकार का होता है। ये धा प्रत्यय जो है ना वो प्रकार अर्थ में होता है। किस में होता है? प्रकार अर्थ में। त्रिधा मतलब 3 प्रकार का है। हाँ, ये धा प्रत्यय आएगा तद्धित में आएगा, ठीक है ना। वो किस में होता है? प्रकार अर्थ में होता है। देखो नीचे वो स करके लिख दिया। स मतलब क्या कर दिया? सलब्ध ह्रस्वादि संज्ञको सह प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, उदात्तादि भेदेन त्रिधा। कौन? लेकिन सह का है ना,
तो सह मतलब क्या लेना है? तो सह का लब्ध रस्व आदि संज्ञ को अच आएगा ना, मतलब लब्ध मतलब प्राप्त कर ली है रस्व आदि संज्ञा, रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा जिन अचों ने, वो अच यहाँ स करके समझना है। आया कि नहीं आया? वो अच उदात्त आदि भेद है न त्रिधा, वो अब उदात्त आदि भेद से 3 प्रकार का हो जाएगा। आया कि नहीं आया? हुआ। सह मतलब स लब्ध रस्वादि संज्ञक अच, लब्ध मतलब प्राप्त कर लिए रस्वादि संज्ञा जिन्होंने, कौन समाज कर रहे हैं? बहुरी। बहुरी। ये जिन्होंने ऐसा सब आता है ना, तो ये यश ये स ऐसे आता है, तो ये सब क्या होता है? बहुरी समास होता है। चलो ये बहुरी समास है, ठीक है ना। ऐसे अच की प्रत्येकम, ऐसे अच प्रत्येकम उदात्त आदि भेदेन त्रिधा। तो ये उदात्त आदि भेद से 3 प्रकार के होंगे, तो अ ई उ रिल री ये 9 प्रकार के हो जाएंगे, 9 प्रकार के, है कि नहीं? और री री ओ री ए ओ ऐ औ ये सब 6 प्रकार के हो जाएंगे। ये सब चीज़ें हम समझ लिए, बोल भी लिए आप, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न ये है, ये उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये होता क्या है भाई? उदात्त किसको कहते हैं, अनुदात्त किसको कहते हैं, स्वरित किसको कहते हैं, ये बताना पड़ेगा ना। तो उसी के लिए अब आगे सूत्र आ रहे हैं। उदात्त संज्ञा करने वाला, अनुदात्त संज्ञा करने वाला और स्वरित संज्ञा करने वाले 3 सूत्र आ रहे हैं। उसमें सबसे पहला क्या है? उच्चैरुदात्त, ये सूत्र है उदात्त संज्ञा करने वाला, है कि नहीं? फिर दूसरा कौन है? निश्चय। कहाँ लिखा? 2 च है कहा? अक्सर लोग ऐसे ही उच्चारण कर दे, उच्चई बोले है, इधर निश्चय बोलेंगे। उच्चई में तो 2 च थे, पागल आदमी। उच्चैरुदात्त तो ठीक है, इसमें कहाँ है? निश्चय बोलते, 2 च है क्या? तो क्या बोलोगे? नीचैर अनुदात्त, नी दीर्घ है ना, तो रस्व का बोल रहे हो? नीचैर अनुदात्त, ये अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र आया। और नंबर 3 का समाहार स्वरित, ये स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र आया। आया कि नहीं? उच्चैरुदात्त, ऊंचाई उधर मत बोल देना, उच्चैरुदात्त, उदात्त संज्ञा कर रहा है। किसकी उदात्त संज्ञा होगी? तो कहा उच्चैहि, उच्चैहि, इतना ही लिखा। क्या उच्चैहि, कैसे उच्चैहि? तो इसको समझो, ये अष्टाध्यायी में निकालो। अष्टाध्यायी में कहाँ है ये सूत्र? 1 2 मतलब प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 29 होता है कि 29 होता है? 29 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 29 को क्या बोलते हैं? 29 बोलते हैं। चलो जो भी बोलते हैं, मिला? इसके ऊपर वाला सूत्र पढ़ो, अचश्च। हाँ, उसके ऊपर कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। इसमें देखो अच को गाढ़ा किए हैं, किए ना? अच ह्रस्व दीर्घ सब गाढ़ा किया, ह्रस्व दीर्घ प्लुत को भी किया, हाँ वो भी जाएगा। लेकिन हमको अच से काम है, वो अच जो है ना गाढ़ा है ना, वो अच की अनुवृत्ति आएगी कहाँ पर? उच्चैरुदात्त में आएगी कि नहीं आएगी? उसके बाद वाला सूत्र है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः के बाद कौन है? अचश्च। अचश्च में भी जाएगी, अचश्च में भी जाती है अच की अनुवृत्ति, है कि ना? उसमें भी जाएगी। और उसके बाद कौन है? उच्चैरुदात्त, उसमें भी जाएगी। नीचैर अनुदात्त में भी जाएगी, समाहार स्वरित में भी जाएगी। हाँ क्या बोलो? अचश्च में जरूरत क्या है, मतलब उसकी जाने, क्योंकि अचश्च में तो दिया हुआ है सूत्र में अच। उसका अर्थ देखेंगे तो पता चलेगा ना कि जरूरत क्या है। ऐसे फालतू के प्रश्न पूछोगे? क्या अर्थ है उसका अचश्च का? ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्देर पता नहीं, पता कुछ नहीं ना, मतलब चले है, मतलब बहादुर सा जफर प्रश्न पूछना है कि अच लिखा है तो 2 बार जरूरत नहीं पड़ती है। मान ली दूसरी बार चाहिए उसको, एक बार में एक ही बार चला है, एक बार में एक ही बार। अरे ये सकृत उच्चरित शब्द सकृदेव अर्थम गमयति, क्या उच्चरित शब्द सकृदेव अर्थम गमयति? अरे सकृत मतलब एक बार उच्चारण किया हुआ जो शब्द होगा वो कितनी बार अर्थ बताएगा? एक ही बार बताएगा ना कि 1000 बार बताएगा? एक ही बार बताएगा। क्या नियम? उच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थम गमयति। एक बार उच्चारण किया हुआ जो शब्द है वो कितनी बार अर्थ बताए? एक ही बार अर्थ बताएगा। सकृदेव अर्थम गमयति, एक ही बार अर्थ को बताता है।
आप जितने चाहे मन चाहे नहीं कर लोगे। एक बार हमने कहा कि काव्य जाओ भोजन कर लो, हैं, तो वो काव्य जो एक बार हम बोले तो अभी एक ही बार अर्थ बताएगा ना उसी। अब फिर आगे हम किसी को दूसरा काम सौंपते गए तो सब जगह काव्य जुड़ जाएगा क्या? नहीं ना जुड़ेगा। तो फिर सकृत उच्चरित। अब फिर बाद में तुम चले गए भोजन करने, अब हमने कहा अरे जाओ तो थोड़ा वो पानी ले आओ, तो उसमें भी काव्य घुसेगा क्या? काव्य उच्चारण तो किया, अब सब जगह चलता रहे, ऐसे होता है क्या? नहीं ना होता है। सकृत उच्चरित शब्द सकृतेव अर्थम गम्यति, सकृदेव अर्थम गमयति, है ना। सकृत उच्चरित चलो हो शब्द गया, बस सकृते। इतना क्या लंबा चौड़ा करना है ना। अर्थ समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब मान लीजिए 2 बार चाहिए वहाँ पर अच, तो क्या करेंगे फिर? अर्थ करते समय नहीं चाहिए होगा, तो फिर काहे फिर प्रश्न पूछ रहे हो? ये सब फालतू के प्रश्न मत पूछो। तो ये कर दिया क्या है? उच्च ही रुदात्तः, इसमें अच की अनुवृत्ति आएगी, है कि नहीं? तो उच्च ही अच उदात्त संज्ञा स्यात्, बस इतना ही अर्थ है उसका। उच्च ही अच उदात्त संज्ञा स्यात्। ये उच्च ही अच मतलब क्या? उच्च ही मतलब क्या? अच तो हम समझते, अच मतलब अच इति केशव वर्णानाम संज्ञा, अ इ उ ऋ ए ओ ऐ ओ, ये शाम संज्ञा, इन सब की संज्ञा होगी। आया कि नहीं आया? सब भूल नहीं न जाना है। हाँ, तो ये अच जो है वो उच्च ही जो अच होगा उसकी क्या हो जाएगी? उदात्त संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह नीचे ही जो अच होगा, नीचे ही अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। आया कि नहीं आया? नीचे ही अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। और इसी तरह समाहारः अच स्वरित संज्ञा स्यात्, स्वरित संज्ञा स्यात्, स्वरित संज्ञा स्यात्। ये हो जाएगा, है कि नहीं? अब हम इसको थोड़ा सही से समझते हैं। ये तो सब ऐसे ही हो गया, उच्च ही अच, लेकिन इससे हिंदी नहीं कुछ समझ में आ रहा। उच्च ही अच उदात्त संज्ञा स्यात्, ये कर दिया। उच्च ही मतलब क्या, ये बताना। उच्च ही मतलब क्या? ये उच्चैस जो है ना, एक अव्यय आता है। क्या आता है? अव्यय, सकारांत अव्यय है। क्या है? उच्चैस। उच्चैस, इसी तरह नीचैस, नीचैस, ये सब अव्यय है। क्या है? उच्चैस और नीचैस, नीचैस। ये अव्यय है। इधर स्वराजी निपातम अव्यय हम पढ़ेंगे ना, तब उसमें आएगा तो पता चल जाएगा। ये सब उधर आते हैं, स्वर अंतर प्रातर में आदि आदि में उच्चैस नीचैस, ये सब क्या है? अव्यय है। ठीक है ना। तो ये उच्चैस मतलब क्या? उच्चैस मतलब क्या? उच्चैस मतलब ऊर्ध्वभागे। उच्चैस मतलब ऊर्ध्वभागे, उच्चैस मतलब ऊपर के भाग में, ऊर्ध्वभागे। उच्चैस इज इक्वल टू ऊर्ध्वभागे, ऊर्ध्वभागे, ऊपर के भाग में जो अच। तो ऊपर के भाग में अच मतलब उधर थोड़ी फिट कर देना हमको, हैं? निष्पन्न क्रिया का अध्ययन करना है। क्या करना है? निष्पन्न, क्योंकि कहीं से अनुवृत्ति है, सब तो आ नहीं रही, अध्याहार करना है। ठीक है ना। क्या? ऊर्ध्वभागे निष्पन्न अच, मतलब ऊपर के भाग में निष्पन्न मतलब पैदा हुआ, निष्पन्न हुआ जो अच है उसकी क्या होगी? उदात्त संज्ञा होगी। आ गया कि नहीं आ गया? ऊर्ध्वभागे ऊर्ध्वभागे निष्पन्न अच उदात्त संज्ञा स्यात्। ऊर्ध्वभाग में, ऊर्ध्वभागे भाग भाग में में निष्पन्न निष्पन्न अच की मतलब उत्पन्न, निष्पन्न हुआ जो अच है उसकी क्या होगी? उदात्त संज्ञा उदात्त होगी। संज्ञा होगी। ये निष्पन्न एक क्रिया है ना, निष्पन्न होना, उत्पन्न होना नहीं कहते? बहुत कार्य अच्छा निष्पन्न हो गया, परिपूर्ण हो गया, है कि नहीं? बहुत अच्छा हो गया। तो उसी तरह ये जो ऊर्ध्व भाग में निष्पन्न मतलब होने वाला जो अच है उसकी क्या होगी? उदात्त संज्ञा होगी। लगा कि नहीं लगा? नीचे ऋणुदात्त का इसी तरह बना लो, क्या हो जाएगा? नीचे ही का अर्थ क्या है? अधोभागे। उच्च ही मतलब ऊर्ध्वभागे, तो नीचे ही मतलब अधोभागे। अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। आया कि नहीं? ऊर्ध्व भाग में निष्पन्न होने वाले अच की उदात्त संज्ञा और अधो भाग में निष्पन्न होने वाले अच की अनुदात्त संज्ञा। साफ साफ समझ में आ गया। अब आप जब आप कहते हैं कि ऊर्ध्व भाग अधो भाग, ये जब कहते हैं ना तो प्रश्न होता है किसका ऊर्ध्व भाग, किसका अधो भाग? बताना पड़ेगा ना। हाँ, किसका ऊर्ध्व भाग? भाई ऊर्ध्व भाग में निष्पन्न अच, मैं आपको कहूँ कि ऊर्ध्व भाग में चले जाओ तो आप कहें किसके ऊर्ध्व भाग? इस मकान के, उस मकान के, किसके? कहाँ चला जाओ मैं? कि गंगा के ऊर्ध्व भाग में चला जाओ? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर भी जैसे ही कहेंगे कि ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच उदात्त संज्ञा स्यात्, तो क्या प्रश्न होगा?
किसके ऊर्ध्व भाग में? किसके ऊर्ध्व भाग में निष्पन्न अच। तो किसके ऊर्ध्व भाग में? तो हमको ये गंगा वंगा का ऊर्ध्व भाग नहीं लेना है। अरे वर्ण कहाँ निष्पन्न होता है? ये मुख में जो ये तालवादी स्थान है, तालु कंठ, ये सब स्थान है कि नहीं है? कौन कौन स्थान है? 4-5 जानते हो कि नहीं? हाँ, जैसे कंठ हो गया, तालु, कंठ हो गया, क्रम से बोलो, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा, मूर्धा, फिर दंत, दंत और ओष्ठ। ओष्ठ। 4 ठो 5 ठो हम लोग रख रहे हैं, है ना? और भी होंगे, अरे बहुत सारे होते हैं। नासिका होता है और दूसरे नासिका तो ठीक है, उधर भी तो होता है। वो दंत ओष्ठम ऐसे मिला मिला करके भी तो स्थान बना है। वो सब देखते हैं। अभी तालवादी स्थान 4-5 याद रख लो, ठीक है ना? ये तालवादी स्थान है ना, हाँ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 याद रखो। ये तालवादी जो स्थान है, इनका ऊर्ध्व भाग, किनका ऊर्ध्व भाग? तालवादी स्थानों का जो ऊर्ध्व भाग है। तो तालवादिषु ऊर्ध्व भागे, तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच। तालवादी स्थान है ना, हाँ। इसलिए स्थान बोल दिया, आपको साफ साफ समझ में आए। वरना आप पूछते हैं तालवादी क्या है, तो स्थान है कि नहीं? वर्णों के निष्पन्न होने के लिए स्थान है, ठीक है ना? तो तालवादी स्थान, तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच उदात्त संज्ञा स्यात्। लगा कि नहीं लगा? तालवादिषु स्थानेषु निष्पन्न ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच उदात्त मतलब संज्ञा। तालवादी स्थानों में जो ऊर्ध्व भाग है कि नहीं है, उसका क्या होगा? उदात्त संज्ञा। उदात्त संज्ञा होगी। वहाँ से निष्पन्न अच की, निष्पन्न अच की उदात्त संज्ञा होगी। ऊर्ध्व भाग की नहीं कर रहे निष्पन्न अच की उदात्त संज्ञा होगी। इस तरह अनुदात्त संज्ञा किसकी होगी? तालवादिषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात्त संज्ञा। तालवादी स्थान है, उसका जो अधोभाग है, निचले वाला हिस्सा है, वहाँ से निष्पन्न, वहाँ निष्पन्न होने वाला जो आपका अच है, उसकी क्या होगी? अनुदात्त संज्ञा होगी। साथ साथ समझ में आया कि नहीं आया? एक बात और समझ लो साथ ही साथ में, ठीक है ना? ये जो है ना ऊर्ध्व भाग, अधोभाग, ये किनके होते हैं ये पता है? तालवादी स्थान, तालवादी स्थान के हैं, लेकिन ऐसे भाग मतलब ऐसे ऊर्ध्व भाग, अधोभाग, ये सब किसके होते हैं? जो सखंड पदार्थ होते हैं ना, उसी के ऐसा होता है। कौन? सखंड पदार्थ, सखंड पदार्थ है वो, उन्हीं का ऐसा ऊर्ध्व भाग, अधोभाग होगा। कोई अखंड पदार्थ है, अखंड पदार्थ जैसे परमाणु नहीं है इको का, वो मतलब अखंड जन, उसमें ऊर्ध्व भाग, अधोभाग ये सब होगा? उसमें कुछ नहीं, ऊर्ध्व भाग, अधोभाग कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? ये किनके होते हैं? जो सखंड पदार्थ है, मतलब ऐसे जो बट वो भाग जिसका हो सकता है, वैसे ही का क्या होता है? ये ऊर्ध्व भाग, अधोभाग हो सकता है कि नहीं है? जैसे ये जैसे मकान है, तो ये सखंड पदार्थ है कि नहीं है? इनका ऊर्ध्व भाग, अधोभाग, ये ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये हो सकता है कि नहीं है? जैसे टेबल है, तो इसका ऊर्ध्व मतलब पूर्व वाला भाग, उत्तर वाला भाग, दक्षिण वाला भाग, पश्चिम वाला भाग, ये हो सकता है क्योंकि सखंड पदार्थ है। आया कि नहीं आया? तो तालवादी स्थानों का ऊर्ध्व भाग कहने मतलब तालवादी स्थान कैसे पदार्थ है? सखंड है। सखंड को ही कहते हैं सभाग, सखंड को ही कहते हैं सभाग, मतलब भाग वाले है, खंड वाले है, भाग वाले है मतलब अवयव वाले है। अरे अवयव वाले जो होंगे उन्हीं का ऊर्ध्व भाग, अधोभाग होगा। जिसका अवयव ही नहीं है, निरवयव है, उसका कभी वो होगा नहीं। जो निष्भाग, वो भाग रहित होंगे, उनका नहीं ना होगा ऊर्ध्व भाग, अधोभाग। तो ये तालवादी स्थान ऊर्ध्व भाग कह देने से क्या पता चला है कि तालवादी स्थान कैसे है? सभाग है, सावयव है, सखंड है। ये पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इसलिए क्या बोल देंगे? तालवादिषु स्थानेषु। और वो तालवादी स्थान कैसे है? सभाग है ना, तो सभागेषु ये भी कर देंगे। तो ये विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, लेकिन आगे बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं। सभागेषु आगे पहले भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल दो सभागेषु तालवादी स्थानेषु, मतलब ये सखंड जो तालवादी स्थान है उसमें ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच उदात्त संज्ञा स्यात्। क्या बोल दोगे? सभागेषु तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच उदात्त संज्ञा स्यात्। नीचे अनुदात्त का इसी तरह बोल दो। सभागेषु तालवादेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। तो ये सभागेषु विशेषण हो गया ना उसमें, किसमें? तालवादिषु स्थानेषु में। आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि वो मतलब कैसे है वो तालवादी स्थान? कैसे? सभाग है, सावयव है, सखंड है। जो भाग मतलब क्या? अवयव, खंड,
है कि नहीं, यही होता है ना। तो ये स्पष्ट करके हमने आपकी वृत्ति बना दी। क्या बना दी? सभागेषु तालवादिषु स्थानेषु। और वृत्ति कहीं कहीं लिखी जाती है ना, सिद्धांत कौमुदी वगैरह में पढ़ोगे तो वहाँ वहाँ वो सभागेषु आगे भी लिखा जाता है, कहीं पर भी लिखा जाता है। हमको उससे हर्जा नहीं हो कि वो सभाग है, ये हमको समझ के रखना है केवल। आगे बोलो पीछे बोलो, हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। आया कि नहीं आया? तो क्या कर दिया? तालवादिषु सभागेषु तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच उदात्त संज्ञा स्यात्। अब पूछेगा कोई उदात्त संज्ञा का संगी कौन है? सभागेषु तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्न अच। आया कि नहीं आया? हाँ। निष्पन्न जो अज है वो उदात्त संज्ञा का संगी है। अनुदात्त संज्ञा का संगी कौन है? सभागेषु तालवादिषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्न अच। कि सभाग मतलब सावयव सखंड जो आपके तालवादी स्थान है, वो तालवादी स्थानों का एक निचले वाला हिस्सा होगा। उस निचले वाले हिस्से से अधोभाग से निष्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला जो अच है, अयु में से जो भी है उनकी क्या होगी? अनुदात्त संज्ञा हो गए। आया कि नहीं? किस सूत्र से होगी? नीचैर अनुदात्तः। ये आदत लगी है ना, ऐसे ही उच्चारण पहले से करते आए, इसलिए क्या किस सूत्र से होगी? नीचैर अनुदात्तः। और उदात्त संज्ञा किससे होगी? उच्चैर अनुदात्तः। ओ उच्चैर उदात्तः। उच्चैर उदात्तः। एक नहीं क्या हो गया? उच्चैर उदात्तः। उच्चैर उदात्तः। बात समझ में आई? उच्चैर अनुदात्तः। क्लियर है? देखो उच्चैर उदात्तः, उच्चैर उदात्तः। देखो इन्होंने वृत्ति नहीं लिखी, वृत्ति नहीं लिखी है ना, क्योंकि सरल है ना। हमको भी बिना वृत्ति के अर्थ समझ में आ गया, कितना सरल था। उच्च ही मतलब ऊर्ध्वभागे, अच की अनुवृत्ति आई है। ऊर्ध्वभागे जो अच, तो ऊर्ध्वभाग में अच मतलब वहाँ लिखा तो नहीं होगा ऊर्ध्वभाग में निष्पन्न अच, तो निष्पन्न क्रिया का अध्ययन कर लिए, तो ऊर्ध्वभागे निष्पन्न अच उदात्त संज्ञा से। ऊर्ध्वभाग तो किसका ऊर्ध्वभाग? तो तालवादी स्थानों का ऊर्ध्वभाग। अब ऊर्ध्वभाग कह दिया तो एक सरल सी बात है कि वो सभाग होगा, सखंड होगा, सावयव होगा, तो उसको और स्पष्ट करके बोल दिए। क्या कठिन है कोई? इसलिए वृत्ति नहीं लिखी, कोई ज़रूरत थी भी नहीं, है कि नहीं? नीचे अनुदात्त में कोई ज़रूरत थी? इसमें भी सरल था। नीचे इस अव्यय है ना, वो नीचे इस मतलब क्या? अधोभागे, अधोभागे जो अच उसकी अनुदात्त संज्ञा। अधोभागे अच मतलब क्या? अधोभागे निष्पन्न, तो निष्पन्न क्रिया का अध्ययन कर लिए, तो क्या हो गया? अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात्त संज्ञा से। अधोभागे कह दिया, किसके अधोभागे? तालवादिषु स्थानेषु अधोभागे। उस तालवादी अब अधोभाग कहाँ है? तो भाग है मतलब सभाग ही है, वो पहले भी स्पष्ट हो ही गया था। तो सभागेषु बोल दिए कि सभागेषु तालवादिषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। कैसा? अनुदात्त संज्ञा स्यात्। सरल है, कोई वृत्ति लिखने की जरूरत नहीं ना, इसलिए नहीं लिखा। लेकिन टिप्पणी वाला तो लिखेगा, है ना, कि लोग मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आया तो तुम्हारे लिए तो नहीं चाहिए, लेकिन अब जो नहीं समझे उसके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो क्या टिप्पणी दिया, उच्चैर उदात्त में 3 संख्या लिखा है ना। हाँ। 3 में देखो क्या लिखा है? तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्तः। इन्होंने देखो सभागेषु नहीं लिखे, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है, वो सरल से समझने वाली बात है। आप सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ लिखा है सिद्धांत कौमुदी क्या वृत्ति है? तालवादिषु स्थानेषु सभागेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो उदात्त संज्ञा। आगे बोल दिए तालवादिषु स्थानेषु सभागेषु ऊर्ध्वभागे। सभागेषु और ऊर्ध्वभागे में संधि कर दी, सभागेषु ऊर्ध्वभागे ऐसे कर दिए, तो सभागेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्न अच उदात्त संज्ञा। सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति भी होगी। तो इसी तरह नीचे अनुदात्त का बोल दो, तालवादिषु स्थानेषु सभागेषु अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात्त संज्ञा से। सरल है, कोई दिक्कत नहीं ना है, वही। चलो यहाँ पर इन्होंने वो सभागेषु नहीं लिखा टिप्पणी में, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है। चलो समझ लो क्या लिखा, पढ़ो 3 नंबर। तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्तः। आएगा नहीं मतलब उदात्त संज्ञा स्यात्, यही उसका अर्थ हो गया ना। तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अज। स्थानेषु और ऊर्ध्वभागे में कौन संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई है, तो स्थानेषु ऊर्ध्वभागे लिख दिया। चलो 4 नंबर में देखो नीचे अनुदात्त में क्या टिप्पणी थी? 4 संख्या लिखी थी ना, तो 4 नंबर में नीचे अनुदात्त का लिख रहा है तालवादिषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अज अनुदात्तः। स्थानेषु और अधोभागे में कौन संधि हो गए? नहीं, ए पागल तरीके, एच यावत तो एच को होता है ना। स्थानेषु में कहाँ एच है? एच पर कौन कौन आता है?
ए ओ आई औ। यही होता है ना, ये किसकी किसकी संख्या होती है? ए ओ आई औ। अयौ। तो स्थानीय सु में कहाँ ए ओ आई औ? नहीं ना है, तो या- कहाँ आया इको देश कर दिया। हाँ, इको आना चाहिए। तो वही तालवादीषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अज अनुदात्त संज्ञा स्यात्। आया कि नहीं आया? कंठ है इधर आपका, समझो सही से। कंठ है तो कंठ का कोई ऊर्ध्वभाग होगा, अधोभाग होगा कि नहीं होगा? सखंड पदार्थ है तो ऊर्ध्वभाग अधोभाग होगा ही। इसी तरह तालु है, तालु का भी ऊर्ध्वभाग अधोभाग होगा, है कि नहीं है? फिर कौन है आपका? मूर्धा, मूर्धा का भी ऊर्ध्वभाग अधोभाग होगा। और ओष्ठ, दंत आया, दंत का भी ऊर्ध्वभाग अधोभाग, ओष्ठ का भी ऊर्ध्वभाग अधोभाग, है कि नहीं है? तो ऊर्ध्वभाग से, तालवादी स्थानों के ऊर्ध्वभागों से निष्पन्न होने वाले अज की उदात्त संज्ञा तालवादी स्थानों के अधोभागेषु निष्पन्न अज की अनुदात्त संज्ञा होगी। दोनों सूत्र साफ साफ है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब वो बोलने का तरीका है, कैसे बोला जाए। अभी यहाँ लौकिक व्यवहार में हम बोलते हैं तो ये ध्यान नहीं देते कहाँ से उत्पन्न हुआ, ऊर्ध्वभाग से हुआ, देखते हैं समझ में आता है, ऐसे ही बोल देते अ ई उ ऋ री, है कि नहीं है? लेकिन जब वेद वगैरह पढ़ते हैं ना, विशेष विशेष शाखा का अध्ययन करते हैं ना, तो वहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ता है, अनुदात्त बोलना है कि नहीं है? जैसे वो ऋग्वेद का वो आप हम अध्ययन कर रहे हैं, हमको भी बहुत कठिन पड़ा ऋग्वेद का। वो जब चालू किए है कौन सी सांख्यायन शाखा का अध्ययन, तो चालू करिए तो ध्यान से बोलना है, अनुदात को अनुदात ही बोलना है। अग्नि, तो जो अग था वो अनुदात था, अनुदात बोल, उसी में 10 दिन लग गए अनुदात बोलने में, है कि नहीं? आइए, मतलब समय लगता है ना, वो अभ्यास से आएगा वो, लेकिन 10 दिन में फिर निकलने लगा। अग्नि वैसे निकलता है, अधोभाग में निष्पन्न होता है, समझ में भी आता है, सुनने में भी नहीं लगता। अग्नि पुरोहितम, हितम नीचे से नहीं आ रहा, हितम अनुदात होता है कि नहीं है? तालवादी स्थानों के अधोभाग से निष्पन्न जो हज होता है वो क्या होता है? अनुदात। अधोभाग से नीचे होता है वो उत्पन्न निष्पन्न होता है, वो उसके अनुदात। और ऊर्ध्वभाग से जो निष्पन्न होता है उसका उदात। आया कि ना? मीड़, तो मी में ही कैसा आ रहा? मीड़, ऐसे बोलने में से भी फिर धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो कोई बोलेगा तो भी आप समझ जाएंगे। ये कोई ऐसी पारलौकिक बात नहीं है कि ना समझ में आए, अभ्यास की बात है। अभ्यास करते हैं तो निकल जाता है कि नहीं है? फिर तो आप कोई भी आदमी बोल रहा है तो आपको समझ में आएगा कि उदात्त बोला कि अनुदात्त बोला कि कैसा बोला। वो जो गुरु जी पढ़ाने वाले थे तो हम बोले अग्निमी, तो वो कहे उदात्त बोल रहे हो, हम कहे अग्निमी तो कहे स्वरित बोल रहे हो। समझ में आ रहा है उनको? मैंने कहा बड़े विचित्र है भाई, है कि नहीं? लेकिन आ जाता है, अभ्यास है उनको बोलने का। जो बोलने का अभ्यास करेगा उसको सुनने में भी पता चल जाएगा कि फिर कौन सा उदात्त निकला, कौन ऊपर के भाग से निकला, है कि नहीं है? कौन नीचे के भाग से निकला। फिर धीरे धीरे करके अग्नि अनुदात्त हो गए। तो ये होता है। तो चलिए, यही अनुदात्त उदात्त दो संज्ञा हम लोगों ने देख ली, उदात्त अनुदात्त। उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र कौन आया? उच्चैरुदात्त। कहाँ है? अनुदात्त बोल रहे उसमें, उदात्त संज्ञा करने वाला उच्चैरुदात्त। उच्चैरुदात्त। कितने पद है इसमें? 2 पद। कौन कौन? उच्चैस और उदात्त। उच्च ही भी बोल सकते हो, उच्चेश भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। उच्च ही इति अव्ययपदम। अव्ययम आया क्या? अव्यय पदम जो भी कहो अव्ययम कह दो। और उदात्त इति प्रथमैक वचनान्तम। प्रथमैक वचनांत है। इसी तरह नीचैर अनुदात्त कितने पद है इसमें? 2 पद है। कौन कौन? नीचैस और अनुदात्त। 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 विसर्ग नहीं है क्या? तो काहे नहीं बोल रहे हो? नीचैस और अनुदात्त। विभग वो भी बोलते चलो आप। हाँ, नीचैस अव्ययपदम। नीचैस इति अव्ययपदम। अनुदात्तः इति प्रथमैक वचनान्तम। अनुदात्त इति प्रथमैक वचन। ये सब तो सरल है, आ ही रहा है, इसमें तो कोई अर्जा है ही नहीं, है कि नहीं है? ऊपर अज की अनुवृत्ति एक लाए, ये बात ध्यान रखना। बाकी सब तो ऐसे जोड़, इसी से उकालो दीर्घ प्लुता से आया कि नहीं? चलिए यही कर। फिर समाहारः स्वरितः। अब स्वरित संज्ञा करने वाला उदात्त भी पता चल गया। क्लियर है ना? आप कभी नहीं कहोगे कि उदात्त क्या है, नहीं पता है। समझ में आया कि किसको उदात्त कहते हैं, किस अच को उदात्त कहते हैं, किस अच को अनुदात्त कहते हैं ना? अब आपको इसी तरह स्वरित को समझना। स्वरित किसको कहते हैं भाई? तो कहा समाहारः स्वरितः। क्या कहा? समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः। ठीक है ना? इसमें भी अच की अनुवृत्ति आएगी। समाहारः अच स्वरितः स्यात्। मतलब जिस अच में समाहार हो,
समाहार समाहार हो मतलब जिसमें उदात्त तत्व भी रहे, अनुदात्त तत्व भी रहे, ऐसे अज की क्या होगी? स्वरित संज्ञा होगी। देखो कोई भी होता है तो उसमें कोई धर्म रहता है ना। हाँ। जैसे आप मनुष्य है तो आप में कौन धर्म रहेगा? घट है तो उसमें कौन धर्म रहेगा? पट है तो उसमें क्या रहेगा? उदात्त कोई होगा तो उसमें क्या रहेगा? तत्व अनुदात्त कोई होगा तो उसमें क्या रहेगा? तो उदात्त जो होगा उसमें उदात्त तत्व रहेगा, है कि नहीं? अनुदात्त में अनुदात्त तत्व रहेगा। लेकिन जिसमें उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व ये दोनों का समाहार जिस सच में हो जाए, मतलब उदात्त तत्व भी रह जाए, अनुदात्त तत्व भी रह जाए, ऐसे को क्या कहेंगे? स्वरित कहेंगे। वही कहिए समाहार स्वरित। आया कि नहीं आया? अच की अनुवृत्ति ले आना। समाहार अच स्वरित संज्ञा स्यात्। समाहार जो अच है, समाहार मतलब क्या कि उदात्त तत्व अनुदात्त तत्व इन दोनों धर्मों का, धर्म है ना ये, हाँ। उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व इन दोनों धर्मों का जिसमें समाहरण किया जाए उसको क्या कहा जाएगा? स्वरिता। उसी अच की स्वरित संज्ञा होती है। लगा कि नहीं लगा? इसी को देखो और स्पष्ट करके नीचे 5 नंबर में लिखे होंगे। 5 नंबर में क्या लिखे है? उदात्तत्व अनुदात्तत्वयो हो, दो है ना, उदात्तत्व और अनुदात्तत्व तयो हो, मतलब उदात्तत्व अनुदात्तत्वयो हो एकत्र समाहारो यत्र, एक जगह जहाँ समाहार हो जाए तब उसको क्या कहा जाएगा? सह अच स्वरित। वो अच की स्वरित संज्ञा हो जाती है। उदात्तत्व उदात्तत्वयो हो एकत्र समाहारो यत्र सह अच सहज या स्वरित संज्ञा स्यात्। स्वरित संज्ञा स्यात्, उसकी स्वरित संज्ञा होती है। क्लियर है? हाँ। है कि नहीं है? ये मत कर देना जो बीच में से निकला हो, नहीं हैं? लोग ऐसे कर देते हैं। उच्च रुदात्त मतलब क्या? जो ऊर्ध्वभाग से निष्पन्न, वो अनुदात्त मतलब निर्धोभाग से निष्पन्न। स्वरित कौन देखा? मध्य भाग से निष्पन्न। मध्य भाग से निष्पन्न को तो कुछ मतलब ही नहीं होगा, है कि नहीं है? और ये कंठ तालवादी का ऊर्ध्वभाग अधोभाग होगा, है कि नहीं? मध्य वाला क्या भाग उसका थोड़ी ना होगा, वो तो आकाश से खाली है वो, हैं? आया कि नहीं? लेकिन इसमें बोलेंगे तो इसलिए सब फालतू वो मध्य भाग से निष्पन्न हुआ तो मत कर देना, हाँ। है कि नहीं? कि डायरेक्ट आ रहा है बस तो इसको स्वरित नहीं। अभी तो क्या कहा? जिसमें उदात्त तत्व भी रहे, मतलब जो ऊर्ध्व भाग से भी निष्पन्न किया जाए, अधो भाग से भी निष्पन्न किया जाए, दोनों से। ऐसा विचित्र कैसे उच्चारण करते होंगे लोग? वैदिक लोगों को सलाम करनी चाहिए, नहीं सैल्यूट करना चाहिए, है कि नहीं है? कितना ध्यान देते होंगे स्वरित बोलते समय। कैसे बोलेंगे मतलब? है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा बोलेंगे कैसे। कैसे जैसे बोलेंगे? आपने अभी अ बोला था, अनुदात्त समझ में अनुदात्त बोला आया, था। कहीं मान लीजिए वो उदात्त भी समझ में आया। स्वरित कैसे बोला जाएगा? इस स्वरित में क्या होता है? स्वरित में ऐसे होता है, स्वरित मतलब उसका कुछ अंश जो है ना आगे वाला, जैसे ओ है, वो जो है ना उसमें शुरुआत का भाग, वो प्रक्रिया बताएंगे, उसका शुरुआत का थोड़ा भाग उदात्त रहेगा, पिछले वाला हिस्सा अनुदात्त रहेगा, तो ऐसे बोला जाएगा। अब बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? हाँ, वो है आपको 2 सेकंड बोलना है, हाँ। 2 क्षण बोलना है, तो उसमें ऐसे करना है। शुरुआत का भाग उदात्त रहेगा, तस्यादि तो उदात्त अर्धरस्व, मतलब आधे शुरुआत का भाग जो है उदात्त बोला जाएगा, पिछले वाला हिस्सा अनुदात्त बोला जाएगा। तो है तो वो एक ही वर्ण, लेकिन उसमें उदात्त तो अनुदात्त तो दोनों रहेंगे कि नहीं रहेगा? हाँ। इसलिए वो स्वरित कहलाता है। आया कि नहीं आया? हाँ, समझ। वो भी प्रक्रिया बताएंगे कि भाई कितना अंश उदात्त होता है, कितना अंश अनुदात्त, वो सब बताएंगे। अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है, अभी केवल स्वरित किसको कहते हैं वो समझना। लेकिन ऐसा वो नहीं लग रहा है, अलौकिक नहीं लग रहा है नहीं कि भाई अरे ये तो सब मतलब कैसे हो ही नहीं सकता ऐसा उच्चारण हो सकता। पहले मेरे को शुरुआत लगा का दोनों साथ में ऐसे नहीं ना होगा, निकल ऐसे नहीं कैसे हो पाएगा। जाएगा भाई? आप ऊपर से भी बोले नीचे से भी निष्पन्न हो, ऐसे नहीं ना होगा। हाँ, वो ही। लेकिन जो शुरुआत का हिस्सा है वो ऊर्ध्व भाग से बोला जाएगा, तो उदात्त तत्व आ गया। पिछले वाला हिस्सा नीचे से वो अधो भाग से बोला जाएगा, तो अनुदात्त तत्व भी आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो उदात्त तत्व अनुदात्त तत्व दोनों धर्म एक ही अर्थ में आ गए, ये तो वो एक ही अर्थ ना, हाँ। दोनों अंश आ गए, इसलिए वो स्वरित कहलाएगा। आया कि नहीं आया? आया। यही कर दिया समाहारः स्वरितः। उदात्तत्वानुदात्तत्वयोः एकत्र समाहारो यत्र सोच स्वरित संज्ञा स्यात्। लगा कि नहीं लगा? ऐसे अच की स्वरित संज्ञा होगी जिसमें उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व का समाहार है, समावेश है। समाहार मतलब समावेश है ना? वैसे अच की क्या होगी? अनुदात्त स्वरित संज्ञा होगी। यही कह रहा है समाहारः स्वरितः। कितने पद है इसमें? तो कौन कौन? समाहारः
स्वरितः समाहारः इति प्रथमैकवचनान्तम और स्वरितः इति प्रथमैकवचनान्तम। रामः की तरह दोनों बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यही आपके उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञा साफ साफ समझ में आई, हाँ। दिक्कत नहीं ना, नहीं। ऐसा नहीं ना कोई अजीबो गरीब नहीं लग रहा। नहीं। हाँ चलिए, तो तो यही है। जो हमने पहले ह्रस्व ह्रस्व आकार उदात्त ऐसे जो हमने करी थी, अब उसमें एक वो भी लग जाएगा। क्या अच्छा नहीं, उदात्त अनुदात्त ये हमने उदात्त करे अनुदात्त तो स्वरित ही ऐसा। बताया हाँ, वो जो वो वेद में ने पहले बुलवा दिया, हाँ। उसके बाद समझाया कि उदात्त अनुदात्त स्वरित है क्या, हाँ, हाँ। इसलिए घबराओ मत, है ना। वो हाँ चलो, अब पढ़ लो उकालो ह्रस्व दीर्घ से यहाँ तक का बोल लो। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ऊश्च 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 वः वाम काल इव कालो यस्य स्वचक्रमाद् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात् स प्रत्येकम् उदात्तादिभेदेन त्रिधा उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः। हो गया कि नहीं हो गया, ये यहाँ तक का हम लोगों ने कर लिया। ठीक, चलो अभी देखा जाए, अब लंबा चौड़ा नहीं करना है अभी, यहाँ से आगे कल चलेंगे, ठीक है ना। एक बार वो भेद बोल सकते हो, कौन सा? अभी जो बोले हाँ। पहले तो अ क्या अ ई हुए जो अच है इनकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा की है कि नहीं। एक मात्रा को वो पूरा नहीं वो सब नहीं बोलना, समझो पहले क्या कह रहे हैं। वो अ यू की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा की, अब वो ह्रस्व जो आकार है उसके भी उदात्त आदि भेद से तीन प्रकार हो गए, तो कैसे बोले थे उसको। ह्रस्व आकार उदात्तः, ह्रस्व आकार आकार अनुदात्तः, ह्रस्व आकार स्वरितः, ह्रस्व इकार ए ह्रस्व इकार से ही चले जाओगे, दीर्घ- दीर्घ की नहीं ना करोगे। साथ में। अरे करना ही है उसका, ह्रस्व- उसकी वो उदात्त नहीं होगा, हाँ। केवल ह्रस्व आकार ही उदात्त नहीं। अनुदात्त स्वरित होगा क्या, सब होगा ना। अरे जो ऊपर से बोला जाएगा, मान लीजिए दीर्घ आकार है, मतलब आ है, ऊपर से ऊर्ध्व भाग से हो रहा है तो वो उदात्त कहलाएगा। दीर्घ आकार तो है लेकिन उदात्त है, और दो भाग से निष्पन्न हुआ तो अनुदात है, और समाहार है तो स्वरित है कि नहीं। तो फिर बोलो, सारे बोलने हैं वो सारे ही बोल रहे हैं ह्रस्व लोग, हाँ। आकार उदात्त, ह्रस्व आकार अनुदात्त, ह्रस्व आकार स्वरितः, दीर्घ आकार उदात्त, दीर्घ आकार अनुदात्त, दीर्घ आकार स्वरितः, प्लुत आकार उदात्त, प्लुत आकार अनुदात्त, प्लुत आकार स्वरितः। हो गया कि नहीं हो गया, ये कर दिया। इसी तरह इकार आदि का बोलोगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत एक तो 3 हो गए, और उसके उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 9 हो गए। इसी तरह उकार का, इसी तरह रिकार का, रिकार के कितने होंगे, 9 हो जाएंगे ना। नहीं 6 होंगे, क्यों, क्योंकि उसका दीर्घ नहीं है। इसी तरह ये ओ अयो के भी कितने हो जाएंगे, 6। उनका क्यों नहीं, तो 9 हुए, ह्रस्व नहीं है इसलिए। आया कि नहीं आया, ये कर दिया। अब एक चीज़ लगे आज अंतिम में ख़त्म करो और निकलो यहाँ से। क्या ये जो आपके ह्रस्व उकार उदात्त हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। ह्रस्व अकार उदात्त अनुदात्त स्वरित के भेद से 3 प्रकार का हुआ। अब ह्रस्व अकार जो कि उदात्त है, मतलब ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न होने वाला, लेकिन मान लीजिए अनुनासिक है वो, तो वो कैसा कहलाएगा, ह्रस्व आकार उदात्त अनुनासिक। अनुनासिक कहलाएगा। और अनुनासिक नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, अननुनासिक होगा, ह्रस्व आकार उदात्त अननुनासिक। तो अब वही ह्रस्व आकार जो था वो कैसा हो गया, उदात्त अनुनासिक और अननुनासिक करके 2 प्रकार का हो गया। तो ह्रस्व आकार कुल मिला कितने हो जाएंगे। इसी तरह ह्रस्व आकार अनुदात्त अनुनासिक, और ह्रस्व आकार अनुदात्त अननुनासिक। इसी तरह ह्रस्व आकार स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व आकार स्वरित अननुनासिक। तो कितने प्रकार का ह्रस्व आकार हो गया, ह्रस्व आकार 6 और वो उसका ह्रस्व आकार कितने प्रकार का हुआ, 6 प्रकार का हुआ ना। अरे ह्रस्व आकार उदात्त अनुदात्त भेद स्वरित के भेद से 3 था, अब सबके 2 कर दिए तो 3 2 6 हो गया। 3 2 6 ये 6 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह दीर्घ आकार है वो भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। और प्लुत आकार जो है वो भी 6, कितने प्रकार 6, तो अ कितने प्रकार का हो जाएगा, 18 प्रकार का हो जाएगा। इसी तरह इकार भी कितने प्रकार का हो जाएगा, ऊ भी कितने प्रकार का हो जाएगा, री 18 हो जाएंगे। री कितने प्रकार का होगा, 12, वो 12 ही होगा। क्यों, क्योंकि उसके दीर्घ नहीं ना था, दीर्घ नहीं था तो क्या था, वो आपके ह्रस्व री उदात्त अनुदात्त स्वरित के 3 था, और प्लुत री उदात्त अनुदात्त स्वरित के भेद से 3 था, तो 6 थे पहले अभी तक। अब अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 हो गए, तो 6 2 12 हो गए। 12 होंगे कि नहीं होंगे। इसी तरह ए ओ अ औ ये चारों भी कितने हो जाएंगे,
क्यों 18 नहीं हुए? क्योंकि उसका दीर्घ नहीं है, ह्रस्व नहीं है। ह्रस्व नहीं है। आया कि नहीं? ये ध्यान रखना। वो भी 12 प्रकार का हो जाएगा। बोल सकते हो 12 प्रकार बोल पाओगे? हाँ। ह्रस्व आकार का बोलो, चलो आकार का बोलो 18 प्रकार। ह्रस्व अकार उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अकार उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अकार अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अकार अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अकार उदात्त स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व अकार स्वरित अनुनासिक, दीर्घ अकार उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अकार उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अकार अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अकार अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अकार स्वरित अनुनासिक, दीर्घ अकार स्वरित अनुनासिक, प्लुत अकार स्वरित प्लुत अकार अकार प्लुत अकार स्वरित? प्लुत भूत आकार सीधा स्वरित। प्लुत अकार उदात्त अनुनासिक, प्लुत अकार उदात्त अनुनासिक, प्लुत अकार अनुदात्त अनुनासिक, एक। अनुनासिक, प्लुत अकार अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अकार स्वरित अनुनासिक, प्लुत अकार स्वरित अनुनासिक। ये 18 प्रकार का हो गया। इसी तरह इकार का भी 18 प्रकार का होगा। इसी तरह होगा, केवल ह्रस्व अकार बोल रहे थे उसकी जगह इकार बोल देना, है कि नहीं? 18 भेद हो जाएंगे, कौन हो जाए? हो जाएंगे। उंगली पे गिनते चलना है, ये ना हो कि कोई कट गया, है कि नहीं? जल्दी जल्दी वाला ऐसे अभ्यास करना आएगा। इसी तरह ह्रस्व वो उसके इसी तरह उकार के भी 18 हो जाएंगे। हाँ। क्या बोलना होगा? उकार बोल देना आकार की जगह। इसी तरह रिकार का भी 18 हो जाएंगे। रिकार के कितने हो जाएंगे? 12। चलो वो बोल दो 12। ह्रस्व ऋकार उदात्त ह्रस्व ऋकार लरी लरी है ना, तो रिकार का है बोल रहा। ऋ, हाँ। ह्रस्व ऋकार उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व ऋकार उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व ऋकार अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व ऋकार अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व ऋकार स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व ऋकार स्वरित अनुनासिक, प्लुत ऋकार उदात्त अनुनासिक, प्लुत ऋकार उदात्त अनुनासिक, प्लुत ऋकार अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत ऋकार अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत ऋकार स्वरित अनुनासिक, प्लुत ऋकार स्वरित अनुनासिक। ये हो गया। इसके दीर्घ वाले 6 कम हो गए, इसलिए 12 ही हुए ना। गिन रहे हो कि नहीं गिन रहे? हाँ, गिन रहा हूँ। हाँ। इसी तरह ये ओ ये का ये का बोल दो, ये कार का एकार का ह्रस्व। दीर्घ अच्छा, ह्रस्व नहीं है? नहीं, चलो, कोई बात दीर्घ दीर्घ एकार उदात्त अनुनासिक, दीर्घ एकार उदात्त अनुनासिक, दीर्घ एकार अनुदात्त दीर्घ एकार अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ एकार अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ एकार स्वरित अनुनासिक, दीर्घ एकार स्वरित अनुनासिक। और हाँ, प्लुत ये बोल के खड़े हो गए। प्लुत एकार उदात्त अनुनासिक, प्लुत एकार अनुदात्त प्लुत एकार उदात्त अनुनासिक, प्लुत एकार अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत एकार अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत एकार स्वरित अनुनासिक, प्लुत एकार स्वरित अनुनासिक। 6 ईद के हो गए, रसों वाले 6 गायब। इसी तरह आई ओ ओ ये ओ आई ओ चारों का इनका सेम ही चलेगा, ठीक है ना? केवल वर्ण बदलेगा, है कि नहीं? ओ का बोल दो। चलो इतनी देर से बैठे हो, चलो तुम्हारा भी कुछ सुना दे, ध्यान से सुनना कैसा काट फाट कर रहे हैं। दीर्घ औकार उदात्त ओकार नहीं, औकार का। दीर्घ औकार उदात्त अनुनासिक, दीर्घ औकार उदात्त अनुनासिक, दीर्घ औकार अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ औकार अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ औकार स्वरित अनुनासिक, दीर्घ औकार स्वरित अनुनासिक, दीर्घ औकार अनुदात्त अनुनासिक,